नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डंके की चोट पार्ट 6। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी अमाउंट डालकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का बटन आपको वीडियो के नीचे डाउनलोड वाले बटन के साथ में मिलेगा। अब आगे। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा। अंधेरे में दोनों की चमकती आंखें मिली। बारूद पिच गया है, जगमोहन ने सरसराते स्वर में कहा। आग लगा दो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। महावीर लगा रहा है, जगमोहन ने कहा और अंधेरे में दूसरी तरफ देखने लगा जहां महावीर था। कुछ पलों बाद ही महावीर तेज तेज कदमों से इस तरफ आता नजर आया। आग लगा दी है। करीब पहुंचते ही महावीर बोला, अभी बारूद फटना शुरू हो जाएगा, निकलो। देवराज चौहान के दांत खिंच गए। उसके बाद फुर्ती से वे तीनों जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकल गए। आधे मिनट बाद ही कानों को फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। उसके बाद बारी बारी विस्फोट होते रहे। नाइक का ठिकाना मलबे में बदलता चला गया। चौबदार ने कॉल बेल के स्विच पर उंगली रखी। भीतर बेल बजने का स्वर सुनाई दिया। इस समय रात के 11 बज रहे थे। चौबदार का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था, होठ भिंचे हुए थे और आंखों में खून की सुर्खी दौड़ रही थी। और उस सुर्खी के पीछे ममता की चाकुओं से गोदी कटी फटी लाश नाच रही थी। चौबदार ने सारी जिंदगी खून खराबे में बिता दी थी। औरत क्या होती है वह नहीं जानता था। ममता के रूप में जब उसने औरत को जाना तो ममता को बुरी मौत मार दिया गया। तभी चौबदार के कानों में कदमों की आहट पड़ी जो दरवाजे की तरफ आ रही थी। चौबदार की एक टक निगाह दरवाजे पर जा टिकी। दरवाजा खुला। चौबदार की निगाह सीधी प्रेमलाल की नशे से भरी आंखों से टकराई। चौबदार को सामने पाकर प्रेमलाल की नशे भरी आंखों में पल भर के लिए हैरानी उभरी। उसकी हैरानी के जवाब में चौबदार मुस्कुराया। चौबदार का मुस्कुराना उसके चेहरे से मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि होठों पर मुस्कान उभरते ही आंखों में छाई सुर्खी तेजी से चमक उठी थी। तुम? प्रेमलाल के होठों से निकला। हाँ, इधर से गुजर रहा था। सोचा तुम्हारा इरादा 5-7 पैग मारकर सोने का है तो 1-2 पैग मैं भी मारता चलूं। सामने से हटो, अंदर आने दो। आओ आओ, कहते हुए प्रेमलाल हट गया। भीतर प्रवेश करके चौबदार ने सिगरेट सुलगाई। पैक तैयार करूं? प्रेमलाल दरवाजा बंद करके पलटता हुआ बोला। हाँ। प्रेमलाल आगे बढ़ा और टेबल पर पड़ी बोतल और गिलास उठाकर पैक तैयार करने लगा। उसका अपना गिलास आधा भरा हुआ टेबल पर पड़ा था। लो। प्रेमलाल ने चौबदार की तरफ गिलास बढ़ाया। काफ़ी थके नजर आ रहे हो। हाँ। चौबदार गिलास थामते हुए कह उठा, देवराज चौहान को ढूंढ रहा हूँ। हाथ आ जाएगा? प्रेमलाल ने अपना गिलास उठा लिया। आ जाएगा कहने के साथ ही चौबदार ने घूंट भरा कि तभी उसकी आंखें सिकुड़ी। भीतर से आती हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अंदर कौन है? रात बिताने का सामान है। प्रेमलाल मुस्कुराया। बाथरूम में नहा रहा है। लड़की है? चौबदार के होठों में कसाव पैदा हुआ। हाँ। प्रेमलाल पुनः मुस्कुराया और घूंट भरा। चौबदार फौरन फ्लैट के भीतर की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? प्रेमलाल हड़बड़ाया, परंतु चौबदार ने कुछ नहीं कहा। 2 कमरों को पार करके सीधा बाथरूम के पास पहुंचा। भीतर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। चौबदार ने बाहर से सिटकनी लगा दी। यह क्या कर रहे हो? प्रेमलाल उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। नशे से भरे चेहरे पर उलझन के भाव थे। चौबदार ने पलटकर प्रेमलाल को देखा और सपाट स्वर में बोला, लड़की से कह दो कि बाथरूम से बाहर आने के लिए दरवाज़ा न खटखटाए। 15 मिनट के लिए तुम व्यस्त हो। लेकिन कहो। प्रेमलाल ने गहरी निगाहों से चौबदार को देखा, फिर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। प्रेम डार्लिंग, भीतर से युवती की खनकती आवाज़ आई। तुम कुछ देर भीतर रहना, प्रेमलाल ने कहा। मुझसे कोई मिलने आया है। ओके डार्लिंग। चौबदार प्रेमलाल के कंधे पर हाथ रखे उसे पहले वाले कमरे में ले आया। प्रेमलाल उससे अलग हुआ और निगाहें चौबदार के चेहरे पर टिका दी।
चौबदार ने हाथ में पकड़ा गिलास एक ही सांस में खाली किया और टेबल पर रखा। प्रेमलाल, चौबदार सिगरेट सुलगाते हुए भींचे स्वर में बोला, ममता के साथ जो हुआ जानते हो? प्रेमलाल चौंका। चौबदार की सख्त निगाह प्रेमलाल के चेहरे पर थी। तुमने मुझे बताया नहीं कि ममता के साथ ऐसा होने जा रहा है, चौबदार ने सर्द स्वर में कहा। मुझे क्या पता, मेरा इस बात से क्या मतलब? प्रेमलाल के होठों से निकला। मतलब तो अभी निकल आएगा। चौबदार एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। नाइक ने मुझे मना किया था ममता से मिलने के लिए और मैं मिलता रहा। उसने सोचा लड़की के चक्कर में चौबदार जैसा काम का आदमी बर्बाद न हो जाए। उसने ममता को ही खत्म करवा डाला। मुझे कुछ नहीं मालूम। चौबदार के चेहरे पर वहशी भाव उभरे। प्रेमलाल, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें मालूम है। बोलो हाँ। नहीं। अगले ही पल चौबदार के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी। बोलो हाँ। प्रेमलाल के चेहरे पर घबराहट उभरी। वह साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि चौबदार के सिर पर खून सवार है। इस समय वह कुछ भी कर सकता है। हाँ। प्रेमलाल के होठों से सूखा सा कांपता स्वर निकला। चौबदार का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। क्या हुआ था? चौबदार के भिजे दांतों से कठिनता से शब्द निकले। नाइक ने मुझसे कहा था कि ममता की निगरानी पर किसी को लगा दूं और इस बात का ध्यान रखा जाए कि तुम उससे मिलने जाते हो या नहीं। तुम मिलने गए, यह बात नाइक को बता दी। प्रेमलाल जल्दी से बोला। और नाइक ने ममता को बेरहमी से मरवा दिया? चौबदार दरिंदा सा नजर आने लगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई खबर नहीं। प्रेमलाल के चेहरे पर घबराहट नाच रही थी। नशे की मौज मस्ती तो कब की गायब हो चुकी थी। चौबदार की लाल आंखें प्रेमलाल के चेहरे पर टिक चुकी थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि नाइक की निगाह ममता पर टिक चुकी है? प्रेमलाल के होठ हिलकर रह गए। इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें नाइक से डर लगता है। चौबदार वहशी नजर आ रहा था। नाइक ने मना किया था कि मैं तुमसे बात करूं। प्रेमलाल का चेहरा फक पड़ गया था। और तुम मना हो गए? चौबदार कुर्राया। यही बात ना? प्रेमलाल की आंखों में मौत के भाव उभर आए थे। तुम्हें चाहिए था कि मुझे बता देते कि नाइक का क्या इरादा है। बता देते तो कम से कम ममता इतनी बुरी मौत न मरती। मैं नाइक से बात कर लेता, ममता की जान बच जाती। प्रेमलाल चुप। किसने मारा ममता को? मैं नहीं जानता। वे 3 थे प्रेमलाल, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि वे कौन थे। चौबदार ने पूर्वता स्वर में कहा। सच? मैं नहीं जानता। चौबदार उसे देखता रहा। कई क्षणों तक उनके बीच मौत से भरी चुप्पी छाई रही। तो तुम नाइक के वफादार हो, इतने वफादार कि मेरे खिलाफ भी काम कर जाओ? चौबदार, मैं ज्यादा वफादारी कभी कभी मौत के मुंह में भी ले जाती है प्रेमलाल। चौबदार भिजे स्वर में बोला। प्रेमलाल की फक नजरें चौबदार के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर फिरी। चौबदार, मैं भी तो तुम्हारा पुराना बंदा ही था। फिर तुम्हें नाइक के लिए इतनी वफादारी दिखाने की क्या जरूरत थी? जब तुमने मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं क्यों करूं? मुझसे आशा क्यों रखते हो? कहते हुए चौबदार ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। चौबदार पागल सा लग रहा था इस समय। नहीं चौबदार, मुझे मत मारो। मैं? बचना चाहते हो? चौबदार के होठों से क्रूरता भरा स्वर निकला। हाँ, मुझे मत मारो। तो फिर नाइक को बुलाओ। वह है तुम्हारा वफादार, तुम उसके वफादार, वही तुम्हें बचाएगा। तुम? तभी चौबदार के हाथों में दबी रिवॉल्वर की नाल से तीव्र धमाके के साथ गोली निकली और प्रेमलाल की छाती में प्रवेश कर भीतर जा धंसी। प्रेमलाल के जिस्म को तीव्र झटका लगा। तेज झटके के साथ पीछे पड़ी कुर्सी से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। उसी समय बाथरूम में बंद युवती की आवाजें आने लगी। वह शायद धमाके का कारण जानना चाहती थी, इसी कारण दरवाजा थपथपाई जा रही थी। चौबदार ने रिवॉल्वर जेब में डाली, सर्द निगाहों से प्रेमलाल की लाश को देखा और पलटकर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता चला गया। तुम्हें मालूम है रात को क्या हुआ? नाइक ने खा जाने वाली निगाहों से चौबदार को देखा। देवराज चौहान ने हमारी माहिम वाली गारमेंट फैक्ट्री उड़ा दी जिसमें ड्रग्स पैक होती थी। उस वक्त वहाँ 3 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स थी। मेंटल हो गया है देवराज चौहान। पहले बार उड़ाया, अब यह आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा?
तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे। यह मामला संभालने का दम नहीं रहा तुम में। मैं रात भर देवराज चौहान की तलाश में भाग दौड़ करता रहा। चौबदार ने शांत स्वर में कहा। तो उसे तलाश क्यों नहीं कर पाए? नाइक चीखा। तुम उसे तलाश करते रहे और वह हमारा माहिम वाला ठिकाना बारूद लगाकर उड़ा गया। चौबदार खामोश रहा। अब जो मैं कहता हूँ वह सुनो। देवराज चौहान का निशाना हमारे ठिकाने है। वह हमारे ठिकानों को तबाह करने पर आमादा है। मेंटल हो गया है। तुम अपने सारे आदमी सब ठिकानों पर फैला दो। इतनी सी बात को तुम नहीं सोच सके? देवराज चौहान आसानी से हमारे पंजे में आ फंसेगा। उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने ठीक कहा, मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। नाइक ने दांत भींचे चौबदार को देखा। अक्ल से काम लेते तो यह बात पहले ही समझ में आ जाती। चौबदार खामोश रहा। ठिकानों पर आदमी फैलाने की सोच कर देखो। आदमी कितने हैं हमारे पास? बहुत है। कम पड़े तो बाहर से किराए पर ले लेना, लेकिन अब हमारा कोई ठिकाना तबाह नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान जब भी ऐसा कुछ करने हमारे ठिकाने पहुंचे तो जिंदा न बच सके। यह काम वह अकेला नहीं कर रहा, उसके साथ और भी होंगे। वह हमारे मुंह पर कालिक पोते जा रहा है। एक तो हमारी बात ना मानते हुए वापस मुंबई में आ गया, दूसरे हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ। बहुत बुरा हो रहा है ये सब। अंडरवर्ल्ड में हमारी साख खराब हो रही है। मेरे साथ तुम्हारा नाम जुड़ता है चौबदार। देवराज चौहान को संभालो। जी। चौबदार ने कान की लौ को मसला। निगाहें नाइक पर थी। देवराज चौहान की चिंता आपको ज्यादा देर नहीं करनी पड़ेगी। मैं सारा मामला सिरे से ही निपटा दूंगा। नाइक ने सख्त निगाहों से उसे देखा। हमारे सब ठिकानों पर हथियार बंद आदमी पहुंचा दो। फौरन इस बात का इंतजाम करो। मैं अभी करता हूँ। प्रेमलाल को तुमने किसी काम से भेजा है? वह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। उसने कल रात की छुट्टी दी थी। कहाँ गया है वह? एकाएक नाइक ने पूछा। नाइक साहब, चौबदार ने गहरी सांस लेकर भींचे स्वर में कहा, कल रात को किसी ने उसके फ्लैट पर प्रेमलाल को गोली मार दी। क्या? नाइक चौंका। गोली मार दी? जी हाँ, कुछ देर पहले ही मुझे खबर मिली है। उसकी लाश का पंचनामा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है। उसके फ्लैट के बाथरूम में बंद एक लड़की को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार वह लड़की प्रेमलाल की मौज मस्ती के लिए मौजूद थी। बाथरूम में बाहर से सिटकनी लगी हुई थी। लड़की का कहना है कि प्रेमलाल ने उससे कहा था कि कोई आया है, 10 मिनट बाथरूम में ही रहना। उसके बाद उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी। नाइक के दांत भिंच गए, चेहरा क्रूर हो उठा। तो देवराज चौहान ने प्रेमलाल को? नहीं नाइक साहब, चौबदार ने गंभीर स्वर में बात काटी। यह काम देवराज चौहान ने नहीं किया। किसी ऐसे आदमी ने किया है जो प्रेमलाल का नज़दीकी या उसकी पहचान वाला था। तभी तो प्रेमलाल ने उसे भीतर आने दिया था। तभी तो उसने बाथरूम में मौजूद युवती से कहा कि वह 10 मिनट बातचीत में व्यस्त है। प्रेमलाल को मारने वाला उसका अपना ही पहचान वाला आदमी था। नाइक के चेहरे पर वहशी भाव नाचने लगे। बहुत बुरा हुआ, मेरे खास आदमी मर रहे हैं। कौन मार रहा है उन्हें? पहले उस इंस्पेक्टर ने गुसानी को मारा, अब किसी ने प्रेमलाल को। तुम्हारा मतलब कि वह इंस्पेक्टर भी नहीं हो सकता प्रेमलाल को मारने वाला? नहीं, प्रेमलाल को मारने वाला उसकी पहचान का आदमी था। पुलिस का भी यही ख्याल है। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। जब से देवराज चौहान का मामला हमारे सामने आया है, तब से हमारे साथ बुरा ही होता आ रहा। आप ठीक कहते हैं, चौबदार ने गंभीर स्वर में कहा। ममता को भी किसी ने मार दिया। चाकुओं से उसे ऐसे गोदा गया है कि देखने में स्पष्ट नजर आता है कि उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां चाकू के फल को और घुसेड़ा जा सकता। नाइक की कठोर निगाह चौबदार के चेहरे पर जा टिकी। मैं प्रेमलाल की बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही कह रहा था कि जब से देवराज चौहान हमारे मामलों में आया है, हम लोगों का कोई न कोई खास आदमी मरता ही जा रहा है। चौबदार की शांत आवाज़ गंभीर थी। आप अपना ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी के बिना बाहर मत निकलिएगा। नाइक के होंठ भींच गए। चौबदार को देखते हुए उसने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। जाओ, अपने आदमियों को सब ठिकानों पर फैला दो। अब देवराज चौहान अपनी कोशिश में कामयाब न हो, ना ही वह जिंदा बचकर जा सके। देवराज चौहान जब तक जिंदा रहेगा, हमारे सिरों पर
खतरे की तलवार लटकती ही रहेगी। चौबदार जाने के लिए पलटा कि नाइक बोला, तुम भी अपना ख्याल रखना, देवराज चौहान तुम्हें भी निशाना बना सकता है। मैं सावधान रहूंगा। अपने केबिन में पहुंचकर चौबदार ने जयंत को इंटरकॉम पर बुलाया। 5 मिनट बाद जयंत वहां पहुंचा। उसकी आंखें नींद पूरी न होने की वजह से भारी हो रही थी। चौबदार ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, कल रात कुछ किया? चौबदार का स्वर गंभीर था और चेहरा क्रोध में खिंचा हुआ था। जी, धीमे स्वर में कहते हुए जयंत ने केबिन के दरवाजे की तरफ निगाह मारी। रात भर मैं पार्टी के बंगले के बाहर मौजूद रहा। पार्टी रात भर बंगले पर ही रही और सुबह यहाँ आ गई। चौबदार का चेहरा और भी कठोर हो उठा। यह काम तुम्हें करते रहना है, जहाँ पार्टी वहाँ तुम, चौबदार ने भींचे दांतों से कहा। जयंत ने सिर हिला दिया। मैं यहाँ मौजूद आदमियों को काम के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगे। जयंत ने सिर हिलाया और उठकर बाहर निकल गया। उसके बाद चौबदार वहां मौजूद सब आदमियों को इंटरकॉम पर आदेश देकर उन्हें मुंबई में फैले ठिकानों पर भेजने का इंतजाम करने लगा। अगले 1 घंटे बाद नाइक के उस ठिकाने पर 5-7 आदमियों से ज़्यादा न बचे थे, जो कि अपने आप में खतरनाक बात थी। नाइक को इस बात की खबर नहीं थी, वरना वह 20-25 आदमी इसी ठिकाने पर रुकवा लेता। यह सब निपटकर चौबदार ने सिगरेट सुलगाई और आराम से पुष्ट से सिर टिकाकर कश लेने लगा। उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। तभी इंटरकॉम बजा। यस, चौबदार ने रिसीवर उठाया। सब इंतजाम कर दिया? नाइक की आवाज़ कानों में पड़ी। जी हाँ, सब ठिकानों पर आदमियों को भेज दिया है। अब देवराज चौहान ने किसी ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की। वह पास भी फटका तो जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। कुछ देर बाद मैं भी निकलूंगा सब ठिकानों का इंतजाम देखने के लिए। दूसरी तरफ से नाइक ने रिसीवर रख दिया। चौबदार ने रिसीवर रखा और आराम परस मुद्रा में बैठ गया। गुस्से में उसके दांत खिंचे हुए थे। आज हम नाइक के कम से कम 10-12 ठिकाने उड़ाएंगे। देवराज चौहान ने जगमोहन, महावीर और सोहन लाल पर निगाह मारते हुए कहा। वे तीनों सोहन लाल का लाया नाश्ता कर रहे थे। सोहन लाल भी नाश्ता कर रहा था। एक साथ इतना कुछ किया तो काफी हंगामा मच जाएगा, जगमोहन बोला। कुछ नहीं होता। देवराज चौहान के दांत खिंच गए। हम जो कर रहे हैं नाइक जैसे घटिया कमीने इंसान के खिलाफ कर रहे हैं, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। चलना कब है? जगमोहन के चेहरे पर सख्ती आ गई थी। कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होते हैं, देवराज चौहान ने कहा। फिर तो आज बारूद काफी ज्यादा ले जाना होगा, महावीर के होठों से निकला। मैं चाय बनाता हूँ। सोहन लाल हंसा। 1 मिनट, जरा यह खा लूँ, पी कर जाना। आज कड़क चाय बनाऊंगा ताकि दिन भर फुर्ती बनी रहे। चाय में फुर्ती डालेगा या फुर्ती चाय पीने के बाद आएगी? जगमोहन ने व्यंग से मुस्कुराकर सोहन लाल को देखा। जैसा मेरा यार कहेगा वैसा ही कर दूंगा। सोहन लाल पुनः हंसा। देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर पिछले 3 घंटों से कार पर घूम रहे थे। जगमोहन की लिस्ट के अनुसार वे लोग नाइक के जिस भी ठिकाने पर जाते वहां पर सख्त पहरा नजर आता। यह सब देख देख कर उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन ने सड़क के किनारे कार रोक दी। इंस्पेक्टर बिहानी तब से ही उसके पीछे था जब वे लोग सोहन लाल के घर से निकले थे। इतनी देर में वह भी महसूस कर चुका था कि मामला क्या है, लेकिन पीछा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नाइक की इस पहरेदारी से यह तो जाहिर था कि देवराज चौहान की हरकतों से उसे झटका लगा है। जगमोहन ने कार रोकते ही देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। महावीर पिछली सीट पर मौजूद था। नाइक ने अपने हर ठिकाने पर सख्त पहरा बिठा दिया है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसे में उसके किसी ठिकाने पर हल्ला बोलने का मतलब है पहले उसके आदमियों से लड़ाई करनी, और गोलाबारी के बाद जब उसका ठिकाना तबाह करने का वक्त आएगा तो तब तक पुलिस और पब्लिक आ जाएगी। ऐसे में हम अपना काम नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे काम में रुकावट आ गई? जगमोहन के होठों से निकला। यह तो मामला गड़बड़ा गया। पीछे बैठा महावीर बोला। देवराज चौहान ने कश लिया और खिड़की के बाहर देखा। वाहन आ जा रहे थे। मेरे ख्याल में हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया है, देवराज चौहान ने कहा। कैसा मौका? जहां नाइक बैठता है
उस ठिकाने पर हमला बोलने का। अगर वहां नाइक भी हुआ तो हमारी सारी भागदौड़ खत्म हो जाएगी। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। लेकिन वहां तो नाइक के कई आदमी मौजूद होंगे। वहां जितने भी होंगे आम दिनों की अपेक्षा तो कम ही होंगे, क्योंकि उसके अधिकतर आदमी उसके ठिकानों की सुरक्षा के लिए शहर भर में फैले हुए हैं। देवराज चौहान का स्वर कड़वाहट से भर गया। ओह! जगमोहन के जबड़ों में कसाव आ गया। यह तो वास्तव में बढ़िया मौका है। स्टार्ट करूं? देवराज चौहान की सहमति से सिर हिलाते ही जगमोहन ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर पिछले आधे घंटे से उस इमारत पर नजर रख रहे थे जो कि नाइक का हेड ऑफिस मानी जाती थी। नाइक यहीं बैठकर अपने धंधे संभालता था। इस आधे घंटे में उन्होंने महसूस किया था कि नाइक के इस ठिकाने पर कोई खास हलचल नहीं है। इक्का दुक्का ही कोई आदमी कभी कभी नजर आ जाता था। मुझे लगता है हम यहाँ धावा बोल सकते हैं, देवराज चौहान ने भींचे होठों से कहा। अगर भीतर नाइक न हुआ तो? जगमोहन के होठों से निकला। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइक न हुआ तो हम उसकी इस इमारत को बारूद लगाकर उड़ा सकते हैं। नाइक के लिए यह तगड़ी चोट होगी। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। मेरा ख्याल ठीक है कि नाइक की इस जगह पर बहुत कम आदमी हैं। चलें? कार से बारूद के दोनों बैग उठा लो, देवराज चौहान ने जगमोहन और महावीर से कहा। इतनी बड़ी इमारत को उड़ाने की जरूरत पड़ी तो मौजूदा सारा बारूद इस्तेमाल करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने इन शब्दों को पूरा किया ही था कि तभी उस इमारत से एक कार निकली और इसी तरफ आने लगी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। जगमोहन और महावीर पहले से ही कुछ हद तक कार की ओट में थे। तीनों की निगाह उस कार पर जा टिकी। कार सामने से गुजरी। कार ड्राइव करते उन्होंने चौबदार की झलक स्पष्ट देखी, लेकिन करीब 100 गज आगे जाने पर कार रुक गई और उसमें से चौबदार निकलकर पलटकर इस तरफ बढ़ने लगा। यह तो इधर आ रहा है। जगमोहन के दांत पिच गए। साला बहुत खतरनाक आदमी है। महावीर की आवाज में तीखापन था। देवराज चौहान की निगाह चौबदार पर टिकी रही। चौबदार एक हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर टिकाए उन्हें देखता बढ़ता आ रहा था। उसका चेहरा सपाट था। निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान के करीब पहुंचकर चौबदार ठिठका। एक निगाह उसने कुछ दूर नजर आ रही नाइक वाली इमारत पर मारी, फिर देवराज चौहान को स्थिर निगाहों से देखा। देवराज चौहान की सर्द निगाह चौबदार पर थी। जगमोहन और महावीर के हाथ जेबों में पड़ी रिवॉल्वर पर टिक चुके थे। वो दोनों सतर्क थे। आज तुम्हें किसी ठिकाने पर हाथ मारने का मौका नहीं मिल रहा होगा, चौबदार ने सपाट स्वर में कहा, क्योंकि हर जगह पर अच्छा खासा पहरा बिठा दिया गया है। देवराज चौहान के जबड़ों में और भी कसाव आ गया। लेकिन तुम ठीक जगह पहुंचे हो, कहते हुए चौबदार ने इमारत पर निगाह मारी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक भर आई। इस समय इमारत में नाइक मौजूद है और वहां पर सिर्फ 8-10 आदमी मौजूद हैं। 8-10 को मेरे ख्याल में तुम आसानी से संभाल सकते हो। उसके बाद नाइक से निपटना कोई कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि उसे बचाने वाला पास में कोई नहीं होगा। मैंने सारे आदमियों को शहर भर में फैले ठिकानों की सुरक्षा के लिए भेज दिया है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। चौबदार ने पुनः कहना चाहा, परंतु तभी गोली की तरह एक तरफ से इंस्पेक्टर बिहानी आया और रिवॉल्वर की नाल चौबदार की कमर से इस तरह सटा दी कि आते जाते लोग न देख सके। इंस्पेक्टर बिहानी के चेहरे पर क्रोध ही क्रोध नाच रहा था। उसकी आंखों में मौत नाच रही थी। खबरदार जो कोई गलत हरकत की। इंस्पेक्टर बिहानी के होठों से दबा सा गुर्राहट भरा स्वर निकला। अपना हाथ जेब से निकाल लो, खाली निकालना, हाथ में रिवॉल्वर ना हो। चौबदार के दांत पिच गए। जल्दी करो, बिहानी पुनः गुर्राया। चौबदार ने गर्दन घुमाकर बिहानी को देखा। बिहानी की खतरनाक निगाह चौबदार पर थी। कुछ मत करो, देवराज चौहान ने बिहानी से कहा। बात करने दो। चौबदार की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम नाइक के खास आदमी हो, फिर उसके खिलाफ चलने के लिए हमें रास्ता क्यों दिखा रहे हो? मैं नाइक का खास आदमी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं नाइक का खास दुश्मन भी हूँ। यूँ कह सकते हो कि इस समय मैं नाइक की बगल में मौजूद छुरी की हैसियत रखता हूँ। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। क्यों? यह मेरा जाति मामला है, चौबदार ने सपाट स्वर में कहा।
देवराज चौहान भेदने वाली निगाहों से चौबदार को देखता रहा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, चौबदार पुनः बोला, क्योंकि नाइक अभी तक नहीं जानता कि उसके ठिकाने पर से आदमी जा चुके हैं। वह पर्याप्त सुरक्षा में नहीं है। अगर वह इस बात से वाकिफ होता तो ऑफिस छोड़कर कब का चला गया होता। जल्दी हाथ मार दो, मौका हाथ से मत जाने दो। कहने के साथ ही चौबदार पलटकर जाने लगा तो बिहानी की रिवॉल्वर का दबाव उसकी कमर पर पड़ गया। चौबदार ने गर्दन घुमाकर सख्त निगाहों से बिहानी को देखा। रिवॉल्वर हटा लो, चौबदार ने तीखे स्वर में कहा। नहीं। बिहानी का चेहरा धधक उठा। तुम खास तौर से मेरी जान के पीछे हो। मुझे नाइक से ज्यादा इस समय तुमसे डर है। तुम मेरी जान लेने की पूरी कोशिश कर चुके हो और अब वह वक्त निकल चुका है। चौबदार ने होठ भींचकर कहा। क्यों, अब क्या हो गया? बिहानी के होठों से कुर्राहट निकली। कुछ भी हुआ हो, लेकिन यह तो पक्की बात है कि अब मुझे तुम्हारी या किसी और की जान से कोई मतलब नहीं है। मैं नाइक के हक में कोई काम नहीं करना चाहता। चौबदार ने सपाट स्वर में कहा। मुझे जाने दो, रिवॉल्वर हटा लो। अगर तुमने कुछ किया तो अब हमारी दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी। मैं तुम लोगों के हवाले मगरमच्छ कर रहा हूँ। ऐसे में मछली की तरफ देखना बेवकूफ़ी होती है। बिहानी ने दांत किटकिटाए। जाने दो इसे, देवराज चौहान ने बिहानी से कहा। लेकिन मैंने बोला है जाने दो इसे, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में बिहानी से कहा। बिहानी ने पल भर के लिए सोचा, फिर रिवॉल्वर जेब में डाल दी। मौका मत गवाओ, जो करना है जल्दी कर लो, चौबदार ने देवराज चौहान से कहा और पलटकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। बिहानी की तीखी निगाह चौबदार की पीठ पर टिकी रही। देवराज चौहान जगमोहन से बोला, रिवॉल्वरों पर साइलेंसर लगाओ, हम अभी नाइक के ठिकाने में प्रवेश करेंगे। जगमोहन तुरंत कार में मौजूद हथियारों में से साइलेंसर निकालने में लग गया। देवराज चौहान ने बिहानी को देखा। तुम हमारे साथ भीतर जाने की कोशिश नहीं करोगे? क्यों? मैं पीठ पर गोली नहीं खाना चाहता, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। बिहानी एकाएक मुस्कुराया। अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं? कि तुम पर तो विश्वास है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो पुलिस वाला है उस पर विश्वास नहीं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, तुम जो कर रहे हो उस काम में मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तुम्हारी बात मानते हुए मैं तुम्हारे साथ भीतर जाने को नहीं कहूँगा, बाहर रहकर ही नजर रखूंगा। तब तक जगमोहन रिवॉल्वरों पर साइलेंसर लगा चुका था। कुछ पलों बाद ही देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर सामने नजर आ रही उस इमारत की तरफ बढ़ गए जो नाइक का मुख्य ठिकाना था। परंतु चौबदार की हरकत से इस समय वहां की सुरक्षा व्यवस्था लगभग समाप्त हुई पड़ी थी, जिसके बारे में नाइक नहीं जानता था। हमेशा की भांति वह अपने ऑफिस में बैठा धंधे से वास्ता रखने वाली फाइलों और अपने आदमियों की दी रिपोर्टें देखने में व्यस्त था। इंस्पेक्टर बिहानी देवराज चौहान की कार से हटा और इमारत के सामने ही सुरक्षित जगह की आड़ लेकर इमारत पर निगाहें टिका दी। वह मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि देवराज चौहान नाइक को निपटाकर ही आए। कुछ पलों बाद बिहानी की निगाह घूमी कि अगले ही पल मन ही मन चौंका। चौबदार की कार अभी तक अपनी जगह खड़ी थी। वह कार के भीतर बैठा था। उसका वहां से जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बिहानी के दांत भिंच गए। चौबदार के प्रति एकाएक वह सतर्क हो उठा था। अब तक चौबदार को वहां से चले जाना चाहिए था, परंतु देवराज चौहान को इमारत के भीतर भेजने के बाद भी वहीं मौजूद था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर कमीज के भीतर डाल रखी थी। स्थिर भावों से वह आगे बढ़ा और सड़क पार करने के पश्चात नाइक वाली इमारत की तरफ बढ़ गया, जो 2 इमारतों के पास थी। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था, परंतु आंखों में छाए मौत के सर्द भाव जैसे स्थायी होकर रह गए थे। नाइक को लेकर वह बहुत कुछ कर गुजरना चाहता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नाइक के इस ठिकाने पर हमला भी बोला जा सकता था, क्योंकि जहां नाइक बैठता था सुरक्षा का भरपूर प्रबंध था। परंतु इस वक्त चौबदार की मेहरबानी से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। यहाँ मोर्चा लिया जा सकता था। जगमोहन और महावीर कार के पास ही सतर्क खड़े थे। अभी तक उन्होंने आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं की थी। उनकी एक टक निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान इमारत के मुख्य गेट पर जाकर ठिठका। लोहे का विशाल गेट था जो कि खुला हुआ था। 2 हथियारबंद आदमी
दरबान की वर्दी में वहां मौजूद थे। उनकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। दोनों के हाथ जेबों में आ टिके, नजरें देवराज चौहान पर। यहाँ क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो, जाओ, एक ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान 2 कदम बढ़ाकर उनके करीब जा पहुंचा। मुझे नाइक से मिलने भीतर जाना है। नाइक साहब से? दरबान की आंखें सिकुड़ी। क्यों? नाइक ने बुलाया है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। क्यों? नाइक से पूछ लो। दोनों दरबानों की निगाह मिली। मैं भीतर बात करता हूँ, तू इसका ध्यान रख, एक दरबान ने कहा और पलटकर गेट के पास ही भीतर की तरफ बने लकड़ी के केबिन की तरफ बढ़ गया, जहां से भीतर बात करने का इंतजाम था। वक्त कम था। देवराज चौहान ने आसपास देखा, भीतर की तरफ देखा। किसी की भी निगाह उस तरफ नहीं थी। देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ कमीज के भीतर डाल रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर कमीज के भीतर से निकाली और छिपे ढंग से नाल दरबान के शरीर से लगा दी। दरबान ने हड़बड़ाकर देवराज चौहान को देखा। कोई शरारत नहीं, शोर नहीं, जल्दी से केबिन की तरफ चलो। देवराज चौहान खतरनाक स्वर में गुर्राया। तुम जल्दी करो। देवराज चौहान की निगाह दूसरे दरबान पर थी, जो लकड़ी के केबिन से भीतर प्रवेश करने जा रहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए खतरनाक भावों को पहचानकर दरबान सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए आगे बढ़ा। देवराज चौहान लगभग उससे चिपका हुआ था। जगमोहन ने यह सब देखा तो दांत भींचकर महावीर से बोला, आओ। दोनों ने साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें अपनी कमीज में छिपा रखी थी। दोनों ने पीठों पर बारूद से भरे बैग लटका रखे थे, जबकि इस तरह बैग पीठ पर लटकाना मौत को बुलावा देना था। कोई गोली बैग पर जा लगी तो बहुत ही भयानक विस्फोट हो सकता था। शरीर के परखच्चे उड़ सकते थे। जगमोहन और महावीर तेजी से नाइक वाली इमारत की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर ओट पे मौजूद बिहानी आंखें और होठ सिकोड़े जगमोहन और महावीर को उस तरफ बढ़ते देखता रहा। फिर गर्दन घुमाकर चौबदार की कार की तरफ देखा। कार वहीं खड़ी थी और चौबदार भीतर था। उल्लू का पट्टा, बिहानी बड़बड़ाया, साला कोई रगड़ा करने की फिराक में है। भीतर प्रवेश करके दरबान ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया ही था कि तभी केबिन के द्वार पर देवराज चौहान दूसरे दरबान के साथ नजर आया। उसने असमंजस भरी निगाहों से दोनों को देखा। रिसीवर रख दो, देवराज चौहान गुर्राया। क्या मतलब? मतलब के जवाब में देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की झलक दिखाई। दरबान की आंखें सिकुड़ी। उसने रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान ने अपने करीब मौजूद दरबान को भीतर की तरफ धक्का दिया तो वह अपने साथी के पास जा पहुंचा। दोनों की निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए कोई भी शरारत करने की चेष्टा मत करना, देवराज चौहान ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। दोनों दरबान खामोश रहे। भीतर कितने लोग मौजूद हैं? देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में पूछा। 8-10 होंगे, एक दरबान ने कहा। नाइक भीतर है? हाँ, मैं तुम दोनों को सिर्फ बेहोश करूंगा। घूमो और मेरी तरफ पीठ कर लो। तुम जो कर रहे हो उसमें कामयाब नहीं हो सकोगे, भीतर वाले तुम्हें, दरबान ने कहना चाहा। घूमो। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। दोनों दरबानों ने उसे गहरी निगाहों से देखा। फिर वे घूमे। देवराज चौहान की तरफ उनकी पीठ हो गई। दूसरे ही पल एक दरबान वापस घूमा। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आई। तभी दूसरे दरबान ने भी घूमना चाहा। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई दरबान रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता, पलक झपकते ही देवराज चौहान के हाथ में दबी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से मौत से भरे 2 शोले निकले और दोनों दरबानों की छातियों में प्रवेश कर गए। फायर की आवाज़ साइलेंसर की वजह से केबिन के बाहर खास नहीं गई। दोनों के शरीर तीव्र झटके के साथ केबिन की दीवार से टकराए और नीचे गिरकर शांत हो गए। रिवॉल्वरें उनके हाथों से छूट गई। तभी देवराज चौहान को अपने पीछे आहट महसूस हुई। दरिंदगी भरा चेहरा लिए देवराज चौहान रिवॉल्वर के साथ फौरन घूमा। पीछे जगमोहन और महावीर हाथों में रिवॉल्वर लिए खड़े थे। उन्होंने केबिन के भीतर देखा। दरबानों की लाशों के पास पड़ी रिवॉल्वरें देखकर समझ गए कि क्या हुआ होगा। वक्त बर्बाद मत करो, देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। इमारत के भीतर चलो, यहाँ मौजूद किसी पर भी रहम करने की जरूरत नहीं। सब दरिंदे हैं, जो नजर आए उसे शूट कर दो। तीनों वहां से हिले और रिवॉल्वरें थामे तेजी से इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गए।
भीतर प्रवेश करते वक्त तीनों के चेहरों पर दरिंदगी नाच रही थी। आंखें खतरनाक भाव लिए तेजी के साथ इधर उधर घूम रही थी। तभी सामने एक आदमी नजर आया। चेहरे से ही खतरनाक लग रहा था। आंख के पास कटे का निशान था। पहले तो वह उन लोगों को देखकर चौंका, फिर जल्दी से जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी देवराज चौहान और जगमोहन के रिवॉल्वरों से जानलेवा शोले निकले और उसके बदन में प्रवेश कर गए। वह पास की दीवार से टकराया और दीवार के साथ साथ ही नीचे गिरता चला गया। वे तीनों पुनः तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनकी निगाहें हर तरफ तेजी से घूम रही थी। यह जगह हॉल की तरफ खाली थी। सामने ही 2 गैलरियां नजर आ रही थी। तुम दोनों उस गैलरी में जाओ, देवराज चौहान ने कहा और खुद दूसरी गैलरी की तरफ बढ़ गया। वह इस तरह आगे बढ़ रहा था कि उसके कदमों की आहट न गूंज पाए। अभी देवराज चौहान ने आधी गैलरी ही पार की थी कि एक तरफ बने कमरे का दरवाजा खुला और सख्त से चेहरे वाला एक आदमी बाहर निकला। कंधे पर उसने गन लटका रखी थी और हाथ में कोई कागज थमा था। उसकी निगाह कागज पर ही थी। गैलरी में किसी की मौजूदगी का एहसास पाकर उसने तेजी से निगाह घुमाई और देवराज चौहान पर नजरें जाट की। पहले उसने देवराज चौहान को देखा, फिर उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा पाकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कठोर स्वर में कहा। देवराज चौहान। देवराज चौहान की आवाज में खूंखारता के भाव उभर आए थे। देवराज चौहान? वह चौंका। उसने कंधे पर लटकी गन हाथ में लेने की कोशिश की। हिलो मत। देवराज चौहान कुर्राया। वह ठिठक गया। चेहरे पर विवशता और दरिंदगी के भाव उभरे। तुम भीतर कैसे आ गए? उसके होठों से निकला। जैसे आया जाता है, जो रास्ते में आया उसे हटाकर। देवराज चौहान क्रूर स्वर में बोला। नाइक कहाँ है? मैं नहीं जानता। तुम भीतर आ तो गए हो, लेकिन बच नहीं सकते। मैंने पूछा है नाइक कहाँ है? बहुत हिम्मत वाले हो जो इस तरह छाती ताने नाइक साहब के ठिकाने पर आ गए। तुम्हें मौत का डर नहीं? तुम्हें मौत का डर है? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मौत का डर किसे नहीं होता? तो फिर एक ही बार में बता दो कि नाइक कहाँ है। बेवकूफ़ी मत करो। तुम? तभी देवराज चौहान ने दांत भींचकर ट्रिगर दबाया। नाल से निकली गोली ने उस गनमैन के सिर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। करीब की दीवार खून के छींटों से सन गई। मांस के 2-3 लोथड़े दीवार पर जा चिपके थे। चेहरे पर दरिंदगी समेटे देवराज चौहान पुनः सावधानी से आगे बढ़ने लगा। चौबदार कार से निकला और तेजी से नाइक के ठिकाने वाली इमारत की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। आंखों में मौत के सर्द भाव नाच रहे थे। चौबदार ने कठिनता से सड़क पार की होगी कि तभी उसकी बगल में बिहानी आ पहुंचा। कुछ भी गलत करने की मत सोचना। बिहानी एक एक शब्द चबाकर कह उठा। मेरा हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर है और मेरी रिवॉल्वर का कमाल तुम देख ही चुके हो। मेरी रिवॉल्वर का कमाल तुम इसलिए नहीं देख सके कि मुझे मौका नहीं मिला। चौबदार ठिठका। दोनों की आंखें मिली। कहाँ जा रहे हो? बिहानी ने चुपते स्वर में पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चौबदार भिजे होठों से बोला। खूब प्यारे। बिहानी के होठ भिंच गए। पहले देवराज चौहान को यह कहकर भीतर भेज दिया कि तुम उसके साथ हो, और अब पीछे से जाकर देवराज चौहान पर धावा बोलने जा रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए भीतर जा रहा हूँ कि कहीं देवराज चौहान को मेरी जरूरत न पड़े। चौबदार एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पक्की बात? हाँ ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बिहारी ने तीखे स्वर में कहा, ताकि जब भी तुम्हारी सोचें भटकें तो मैं तुम्हारे बदन में सारी गोलियां उतार सकूं। चौबदार ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा, फिर आगे बढ़ गया। बिहानी उसके साथ था, उसके प्रति पूरी तरह सतर्क था। चौबदार पर उसे सुई की नोक बराबर भी विश्वास नहीं था। 10 मिनट बाद देवराज चौहान पुनः जगमोहन और महावीर के सामने था। उनकी निगाहें आपस में टकराई। इसका मतलब ये दोनों गैलरियां यहाँ आकर आपस में मिल जाती हैं। जगमोहन के होठों से निकला। नाइक कहाँ बैठता है? देवराज चौहान के दांत भिग चुके थे। यह तो साफ है कि नाइक इस वक्त कहीं कहीं है। वह किसी खास जगह बैठा होगा, लेकिन कहाँ? देवराज चौहान की निगाहें आसपास फिरने लगी। कोई कुछ न बोला। हमें एक बार फिर गैलरी में घूमकर ध्यान से
हर जगह को देखना होगा। देवराज चौहान ने कहते हुए दोनों पर निगाह मारी। गैलरी के दोनों तरफ बने कमरों में निगाह मारी। हाँ, यहाँ कोई भी आदमी नहीं है, जगमोहन बोला। और जानकारी के मुताबिक 8-10 आदमी यहाँ होने चाहिए, मतलब कि बाकी बचे 5-7 तो और होने ही चाहिए। इसका एक ही मतलब निकलता है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, कि हम इस जगह को ठीक तरह नहीं देख पाए। जितनी जगह हम घूमे हैं यहाँ उससे भी ज़्यादा जगह है, लेकिन वह जगह किसी खास अंदाज में है कि जिसे वहाँ तक पहुँचने की जानकारी न हो वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यही बात होगी, महावीर के होठों से निकला। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, देवराज चौहान ने खतरनाक लहजे में कहा। किसी भी वक्त नाइक के आदमी लौटकर आ सकते हैं, या फिर दूसरी तरह की कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि नाइक को हमारी मौजूदगी का एहसास हो जाए, मतलब कि जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म करके यहाँ से निकल चलना चाहिए। जगमोहन और महावीर के चेहरे पर सख्ती के भाव थे। मुझे पूरा विश्वास है कि नाइक यहाँ किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पहुँचने का रास्ता गुप्त है, छिपा हुआ है। हमें उस छिपे रास्ते को जल्दी से जल्दी तलाश करना है। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। जगमोहन, हाँ, तुम यहाँ बारूद बिछाओ। महावीर, अपना बैग जगमोहन को दे दो। महावीर ने फौरन पीठ से बैग उतारकर जगमोहन के हवाले किया। मैं और महावीर नाइक तक पहुँचने वाले रास्ते को तलाश करते हैं, देवराज चौहान ने कहा और महावीर को साथ आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया। महावीर देवराज चौहान के साथ हो गया। देवराज चौहान और महावीर के आगे बढ़ने की गति अब धीमी थी। वे हर जगह को, हर दीवार को चेक करते हुए रास्ता तलाश करने की चेष्टा कर रहे थे। जगमोहन बिजली की सी गति के साथ वहां बारूद बिछाने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान और महावीर हर जगह को चेक करते हुए उस बड़े हॉल में जा पहुंचे जो कि भीतर प्रवेश करने पर आया था। उस हॉल में काफी सजावट थी। बैठने के लिए 15-20 टेबलें और कुर्सियां लगी हुई थी। फर्श को कालीन से ढांप रखा था। हमें न तो नाइक तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है और न ही नाइक का कोई आदमी, महावीर कह उठा। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं गड़बड़ है, या तो। तभी उनकी निगाह बिहानी और चौबदार पर जा टिकी। उनके देखते ही देखते दोनों ने अभी भीतर प्रवेश किया था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। बिहानी ने हर तरफ निगाह मारते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाली और देवराज चौहान से बोला, यह भीतर आ रहा था तो मुझे इसके साथ भीतर आना पड़ा कि कहीं यह कोई गड़बड़ न करे तो मेरा रिवॉल्वर इसे संभाल ले। बिहानी की आवाज में तीखापन था। देवराज चौहान और चौबदार की आंखें मिली। चौबदार आगे बढ़ा और देवराज चौहान के करीब पहुंचा। रिवॉल्वर थामे बिहानी चौबदार के साथ लगा हुआ था। वह चौबदार को गड़बड़ करने का मौका नहीं देना चाहता था। नाइक कहाँ है? देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर पूछा। मेरा भी यही ख्याल था कि नाइक तक पहुंचने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, चौबदार शांत स्वर में कह उठा, क्योंकि कोई भी अनजान आदमी भीतरी मदद के बिना नाइक तक नहीं पहुंच सकता। तो भीतरी मदद अब तुम बन जाओ। बिहारी ने चौबदार के चेहरे पर निगाह मारी। मेरे साथ आओ, चौबदार ने कहा और आगे बढ़ने लगा। सब उसके पीछे हो गए। बिहानी खास तौर से चौबदार पर निगाह टिकाए था। चौबदार अब गैलरी में आ चुका था। कुछ आगे जाते ही वह ठिठका। जगमोहन को उसने बारूद बिछाते देख लिया था। जगमोहन भी ठिठक कर चौबदार को देखने लगा। रुको मत, देवराज चौहान बोला, चलते रहो। चौबदार अपनी जगह से हिला, आगे बढ़ा, जगमोहन के पास जाकर रुका। जगमोहन एकाएक सीधा हो गया, हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार। बारूद? चौबदार शब्दों को चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में बोला, इस तरह बिछाना कि जब वह फटे तो यहाँ की एक ईंट भी सलामत न रहे। चौबदार को घूरते जगमोहन ने बेहद हौले से सिर हिला दिया। चौबदार पुनः आगे बढ़ा। सब उसके साथ थे। गैलरी के आखिरी कमरे से पहले वाले कमरे का दरवाजा खोलकर चौबदार भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान, बिहानी और महावीर उसके साथ थे। कमरे में जैन मौजूद था, जो कि दरवाजा खुलते ही चौंक कर खड़ा हो गया। तुम यहाँ कैसे आ गए? महावीर के होठों से निकला। जब मैंने यह कमरा देखा था तो खाली था। जयंत ने चौबदार के चेहरे पर निगाह मारी, फिर उलझन भरे लहजे में बोला, तो दरवाजा खोलकर भीतर झांकने वाले तुम थे? मैं नहीं जानता था।
लेकिन जब दरवाजा खुला तो मैं खुले दरवाजे की ओट में खड़ा था। तुमने कमरे में तो झांका, लेकिन दरवाजे की ओट में नहीं देखा। कहने के साथ ही जयंत ने प्रश्न भरी निगाहों से चौबदार को देखा। तभी महावीर ने दांत भींचकर रिवॉल्वर का रुख जयंत की तरफ किया, परंतु ट्रिगर दबाने से पहले ही चौबदार ने उसकी कलाई पकड़कर नीचे कर दी। इस पर गोली चलाने की गलती मत कर देना, यह मेरा खास आदमी है। चौबदार की आवाज में सख्ती थी। महावीर ने फौरन देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने इशारे से महावीर को मना किया कि वह गोली न चलाए। महावीर की कलाई छोड़कर चौबदार ने जयंत से कहा, इस बात का चांस नहीं कि अब नाइक सलामत रह सके, लेकिन मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। नाइक ने अगर भागने की कोशिश की तो वह इस रास्ते से निकलेगा या फिर पीछे वाले खुफिया रास्ते से। तुम कार लेकर इमारत के कोने वाली जगह में खड़े हो जाओ। अगर नाइक निकला तो तुम्हारी निगाहों में आ जाएगा। उस स्थिति में तुमने सिर्फ उसके पीछे जाना है, वैसे वह अब निकल नहीं सकेगा। जयंत ने सिर हिलाया और सब पर निगाह मारता हुआ बाहर निकल गया। इसे हमारे खिलाफ किसी खास काम के लिए तो नहीं भेजा? बिहानी ने कड़वे स्वर में कहा। उसकी बात पर ध्यान न देकर चौबदार ने देवराज चौहान से कहा, यह देखो। कहने के साथ ही चौबदार आगे बढ़ा और दीवार के एक छोटे से हिस्से की तरफ उंगली से इशारा करके बोला, इसे हथेली से दबाने पर यहाँ दरवाजा बन जाएगा। भीतर जाने का रास्ता नजर आने लगेगा और भीतर प्रवेश करने पर सामने ही तुम्हें नाइक बैठा नजर आएगा। देवराज चौहान के होंठ पिंच गए। अगर तुम कोई चालाकी कर रहे हो तो मैं इसे भून दूंगा। बिहानी एकाएक खतरनाक स्वर में बात काटकर कह उठा, मैं रिवॉल्वर लेकर इसके पास ही रहूंगा। तुम जाकर नाइक से निपटो। देवराज चौहान और चौबदार की आंखें मिली। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, चौबदार सपाट स्वर में बोला। अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई वजह नहीं आई कि मैं तुम पर विश्वास करूं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना भी ठीक नहीं समझता। तुम हमारे साथ भीतर चलोगे। भीतर? चौबदार की आंखें सिकुड़ी। नहीं, मैं नाइक के सामने खुलना ठीक नहीं समझता। हम तुम्हें बंदी बनाकर भीतर ले जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है। चौबदार के होंठ पिंच गए। मुझे कोई ऐतराज नहीं, और भीतर जाते वक्त सबसे आगे भी तुम रहोगे। देवराज चौहान ने चौबदार को घूरा, ताकि अगर तुम हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो वह तुम पर ही भारी पड़े। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, चौबदार ने सख्त स्वर में कहा। तुम जैसा कहते हो वैसा ही मुझे मंजूर है। बिहानी, इसे कवर करो। बिहानी ने आगे बढ़कर चौबदार की कमर से रिवॉल्वर लगा दी। इसकी जेब में रिवॉल्वर है, बिहानी बोला। निकाल लो, देवराज चौहान ने कहा। बिहानी ने चौबदार की जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। आओ, कहने के साथ ही देवराज चौहान चौबदार की बताई दीवार के पास पहुंचा। बिहानी चौबदार को कवर किए वहां आ गया। महावीर साथ था। एक हाथ में रिवॉल्वर थामे, दूसरे हाथ से देवराज चौहान के कहे मुताबिक हथेली से दीवार के उस खास हिस्से को दबाया। देखते ही देखते करीब की दीवार दरवाजे की चौड़ाई में सरक कर एक ओर हो गई और वह लकड़ी का दरवाजा नजर आने लगा। देवराज चौहान के इशारे पर बिहानी चौबदार को कवर किए आगे बढ़ा। चौबदार ने हाथ बढ़ाकर लकड़ी वाला दरवाजा खोला और सब एक के बाद एक भीतर प्रवेश कर गए। प्रेमलाल के मर जाने की वजह से नाइक को प्रेमलाल के हिस्से का काम भी देखना पड़ रहा था। सुबह से ही वह हिसाब के जोड़ तोड़ में व्यस्त था और साथ ही साथ सोच रहा था कि एक आध दिन में किसी विश्वासी आदमी को प्रेमलाल की जगह लगाना जरूरी है। तभी दरवाजा खुलने की आहट पाकर नाइक ने दो खुली फाइलों से सिर उठाया। दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। पहले चौबदार को देखा, फिर वह रिवॉल्वर नजर आई जो उसकी कमर से सटी हुई थी। उसके बाद देवराज चौहान और महावीर को देखा, जिन्होंने हाथ में रिवॉल्वर दबा रखी थी। नाइक की आंखें सिकुड़ गई, होंठ भिंच गए, उंगलियों में फंसा पेन सरक कर फाइल पर जा पड़ा। नाइक और चौबदार की आंखें मिली। चौबदार ने चेहरे पर मजबूरी के भाव ओढ़ लिए। यह सब क्या हो रहा है चौबदार? नाइक के होठों से गुर्राहट निकली। तुम्हें कवर करके ये लोग भीतर कैसे आ गए? ठिकाने पर हमारे ढेर सारे आदमी मौजूद हैं। जो? नाइक साहब, चौबदार जैसे फंसे स्वर में बोला।
यहाँ के आदमी तो मैंने शहर भर के ठिकानों पर पहरे के तौर पर भेज दिए हैं, इसलिए। तो क्या यहाँ कोई आदमी नहीं है? नाइक की आंखें सुर्ख हो गई। जो थे उन्हें इन लोगों ने शूट कर दिया है। मुझे वक्त पर खबर न हो सकी क्योंकि इनकी रिवॉल्वरों में साइलेंसर लगा है, चौबदार पूर्वता लहजे में कह उठा। नाइक के होठ पिंचे थे, आंखों से क्रोध भरी आग निकल रही थी। उसकी निगाह जानलेवा अंदाज में देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान विषैले अंदाज में मुस्कुराया और कुछ कदम आगे बढ़ाया। मुझे यहाँ देखकर कैसा लग रहा है नाइक? चौबदार की बेवकूफ़ी से तुम यहाँ तक आ पहुँचे हो। इसे 20-30 आदमी यहाँ रखने चाहिए थे। फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर बुरा नहीं लग रहा। नाइक ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तुम मेरा बहुत नुकसान कर चुके हो। मेरे आदेश के खिलाफ वापस मुंबई में भी आ गए। कुछ ही देर में तुम्हारी लाश किसी सड़क पर पड़ी होगी ताकि देखने वाले देख सकें कि नाइक की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने किया तो बुरी मौत मारे गए। देवराज चौहान हौले से जहरीली हंसी हंसा। तुम इस समय मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर हो, यह तो समझने का फर्क है। नाइक वहशी स्वर में कह उठा। तुम पहले मुझे वह 1.5 करोड़ रुपया दो जो मैंने तुम्हारे हवाले किया था। देवराज चौहान दांत खींचकर बोला। नाइक का चेहरा घायल शेर की तरह नजर आने लगा। सिर्फ 1.5 करोड़? ज्यादा नहीं चाहिए? नाइक ने वहशी स्वर में कहा। नहीं, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। हमारे बीच 1.5 करोड़ का ही मामला है। चेहरे पर क्रूरता ओढ़े नाइक ने टेबल पर पड़ी चाबी को आगे सरकाया। चौबदार, इसे 1.5 करोड़ रुपया दे दो। कैश, सोना, हीरे, जिस रूप में भी लेना चाहे दे दो। चौबदार आगे बढ़ा। बिहारी ने उसकी कमर से रिवॉल्वर सटा रखी थी। देवराज चौहान और नाइक एक दूसरे को मौत भरी निगाहों से देख रहे थे। चौबदार ने टेबल से की चेन में फंसी चाबी उठाई और एक तरफ बढ़ गया। कोने में दीवार के साथ सटाकर रखी छोटी सी वॉल्ट जैसी तिजोरी थी। चौबदार ने उसे खोला। भीतर नोटों की गड्डियां, हीरे, सोना पड़ा नजर आया। कैसे दूं? चौबदार ने देवराज चौहान को देखा। हीरो में दे दे, बिहारी ने कड़वे स्वर में कहा। जेब में आसानी से आ जाएंगे। चौबदार ने तिजोरी में ही पड़ी छोटी सी थैली उठाकर उसमें हीरे डाले। 2-4 और डाल दे, 1.5 करोड़ के तो लगे। बिहारी व्यंग से बोला। चौबदार ने और डालकर थैली बंद की और बिहारी को थमाई। बिहारी ने हीरो की उस छोटी सी थैली को देवराज चौहान की तरफ उछाल दिया। देवराज चौहान ने थैली थामकर कमीज के भीतर डाली। उसकी मौत भरी निगाह और रिवॉल्वर का रुख नाइक की तरफ था। नाइक के दांत पिचे हुए थे। वह हद से ज्यादा क्रोध में नजर आ रहा था, लेकिन भय का उसके चेहरे पर नामो निशान नहीं था। वह निश्चिंत सा लग रहा था। अब बोलो नाइक, देवराज चौहान ने सुलगते स्वर में कहा। कैसी मौत मरना पसंद करोगे? तब तक चौबदार तिजोरी बंद करके पलट चुका था। नाइक देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। आगे जाकर चौबदार ने चाबी टेबल पर रख दी थी। बिहारी चौबदार के प्रति सतर्क था कि कहीं चौबदार मौके पर कोई कमाल न दिखा जाए। नाइक ने चाबी उठाई और जेब में रख ली। इसके साथ ही सबकी निगाहों से बचते हुए नाइक ने टेबल के नीचे लगा छोटा सा बटन दबा दिया। देवराज चौहान ने भिजे दांतों से रिवॉल्वर वाला हाथ शूट करने के एक अंदाज में सीधा किया। अब तुम जा रहे हो नाइक? देवराज चौहान की आवाज में क्रूरता भर आई। उसी पल नाइक के ठीक पीछे दीवार अपनी जगह से सरकी और दरवाजे जितनी जगह बन गई। देखते ही देखते 5 खतरनाक नजर आने वाले गनमैन भीतर आए और उनकी गनें वहां मौजूद सबकी तरफ तन गई। यह सब कुछ 2 पलों में ही हो गया। देवराज चौहान के होठ भींच गए। ट्रिगर पर जमी उंगली में ढीलापन आ गया। बिहारी और महावीर भी ठगे से रह गए थे। नाइक के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। तुम सब अपनी अपनी रिवॉल्वरें फेंक दो। बस बहुत हो गया, नाइक ने कड़वे स्वर में कहा। सबकी निगाहें गनमैनों पर फिर रही थी। जल्दी करो, अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मौत ही तुम लोगों को मिलेगी। नाइक खतरनाक ढंग से हंस पड़ा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर फेंक दी। उसके चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। महावीर और बिहानी को भी अपनी रिवॉल्वरें फेंकनी पड़ी। चौबदार, नाइक ने दांत खींचकर कहा। जी, इन सबको शूट करो और लाशें सड़क पर फेंक दो। कहने के साथ ही नाइक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी।
बेहतर नाइक साहब, लाशें यहाँ से दूर फेंकना, इस तरह कि पुलिस को कोई सबूत न मिले कि इन्हें लाशों में बदलने में हमारा कोई हाथ है। नाइक ने कड़वे स्वर में कहा। वैसे तो देवराज चौहान की लाश देखकर ही सब समझ जाएंगे कि यह नाइक का ही कमाल है, लेकिन किसी के समझने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खास तौर से देवराज चौहान के शरीर में इतनी गोलियां उतारना कि मरने के बाद इसका शरीर लोथड़ा लोथड़ा लगे। कहने के साथ ही नाइक ने मौत भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर पलटकर उसी खुले दरवाजे से बाहर निकल गया जिसमें से गनमैनों ने भीतर प्रवेश किया था। चंद क्षणों के लिए वहां मौत की धार जैसा पैना सन्नाटा छाया रहा। देवराज चौहान, बिहानी और महावीर की नजरें उन 5 गनमैनों पर घूम रही थी जो मौत भरी नजरों से उन तीनों को देख रहे थे। छिपे तौर पर देवराज चौहान का हाथ जेब में मौजूद दूसरी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ता जा रहा था। चौबदार अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। उसकी निगाह तीव्रता से कभी उन तीनों पर जाती तो कभी गनमैनों पर। जिंदगी और मौत में ज्यादा फासला नहीं रहा था। तभी एक एक करके गनमैनों की गनें उन तीनों की तरफ उठने लगी। ठहरो, एकाएक चौबदार का कठोर भिंचा स्वर वहां गूंजा। गनमैनों का हरकत करता शरीर ठिठका, निगाहें चौबदार की तरफ गई। चौबदार अपनी सख्त मुद्रा में आगे बढ़ा और एक गनमैन के हाथ से गन ले ली। कुत्तों को मारने का मुझे पुराना अभ्यास है, चौबदार दरिंदगी भरे स्वर में बोला। अगर सीधी गोली इनके सीने में उतार दी तो ये आसान मौत मर जाएंगे। दुश्मन को तड़पा कर मारा जाए तो रात को नींद भी चैन की आती है। तुम सब पीछे हट जाओ और मौत का तमाशा देखो। गनमैन पीछे हट गए। चौबदार के शब्दों पर उनका फायरिंग का इरादा हट गया। गन थामे चौबदार ने मौत किसी सर्द निगाहों से देवराज चौहान, बिहानी और महावीर को देखा। चौबदार के चेहरे पर दरिंदगी ही दरिंदगी नाच रही थी। तुम लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि मुझ पर काबू पाकर नाइक साहब तक पहुंचकर सफल हो जाओगे? और तू साले पुलिस वाले, गुसानी को तूने सरेआम शूट किया, नाइक के खिलाफ सिर उठाता है, मेरी कमर में, चौबदार की कमर में रिवॉल्वर लगाता है। बहुत दम आ गया तेरी वर्दी में। तूने क्या समझा तेरी खाकी नाइक साहब को खाक में मिला देगी? और तू देवराज चौहान खुद को अकेला ही ताकत समझता है, नाइक साहब का कहना नहीं मानता। तेरे को 6 महीने के लिए मुंबई से बाहर निकाला था और तू दूसरे ही दिन वापस मुंबई में आ गया। नाइक साहब का जरा भी डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं, आया ही नहीं। नाइक साहब के खिलाफ लड़ाई भी छेड़ दी। बहुत दम आ गया है तेरे में। चौबदार के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। देवराज चौहान की सर्द निगाह एकटक चौबदार पर थी। होठ भिजे हुए थे। छिपे तौर पर जेब की तरफ बढ़ने वाला हाथ जेब में पहुंचकर रिवॉल्वर पर पहुंच चुका था। अब किसी भी पल उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर बाहर आ सकती थी। महावीर का चेहरा घबराहट से भर चुका था। बिहानी दांत पीसते हुए चौबदार को घूर रहा था। उसके खामोश होते ही बिहानी बोला, सीधी गिनती गिनने जा रहा है या 100 से शुरू होने वाली उल्टी गिनती? बिहानी का स्वर सख्त था। चौबदार ने बिहानी की आंखों में झांका। जब चौबदार के होठों से कुर्राहट निकली। काम सीधी गिनती से हो रहा हो तो उल्टी गिनती गिनना बेवकूफ़ी होती है खाकी वर्दी। बिहानी के होठ सिकुड़ गए। ठीक उसी पल चौबदार एड़ियों के पल घुमा और दूसरे ही पल उसकी गन से मौत के शोले निकलने लगे। कोई कुछ न समझ सका, सब हक्के पक्के रह गए। देखते ही देखते 5 गनमैनों के शरीर छलनी छलनी हो गए। उछल उछल कर वे नीचे गिरे। खून के छींटे दीवारों पर पड़े स्पष्ट नजर आने लगे। एकाएक गन से मौत के शोले निकलने बंद हो गए। चौबदार पागल हुआ नजर आ रहा था। जबड़े पूरी शक्ति से कसे होने के कारण गालों की हड्डियां बाहर की ओर झलककर चेहरों को भयानक सा बना रही थी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर छोड़कर खाली हाथ ही जेब से बाहर निकाल लिया। महावीर मुंह फाड़े खड़ा था, जबकि बिहानी अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। चौबदार के होठों से कुर्राहट निकली। गन को एक तरफ फेंक दिया। यहाँ से निकलने की सोचो। चौबदार ने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की भरपूर चेष्टा की। बाहर से कोई भी यहाँ पहुँच सकता है। बेकार में खून खराबे का कोई फायदा नहीं। नाइक खत्म होगा तो उसके आदमी खुद ब खुद बिखर कर खत्म हो जाएंगे। उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। बनाना है तो नाइक को निशाना बनाओ, जिसकी शय पर उसके आदमी हर गलत काम करते हैं।
कहने के साथ ही चौबदार आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चौबदार ठीक कहता है, यहाँ रुकना, बेकार का खून बहाना बेकार है। देवराज चौहान भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। निकल चलो यहाँ से। बिहानी और महावीर देवराज चौहान के पीछे हो गए। जब वे बाहर पहुंचे तो चौबदार को जगमोहन के पास खड़े पाया। जगमोहन बारूद बिछाने में व्यस्त था। उन्हें पास आते देखकर जगमोहन कह उठा, नाइक का क्या हुआ? भाग गया, बिहानी ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चौबदार को देखा। तुम नाइक के खास आदमी हो, फिर तुम उसके खिलाफ क्यों हो गए हो? चौबदार ने देवराज चौहान को देखा। किसी के खिलाफ होने की कोई वजह होती है और ज़रूरी नहीं कि मैं वजह बताऊं। यह मेरा और नाइक का जाति मामला है। सिर्फ इतना जान लो कि नाइक ने अपनी दादागिरी मुझ पर आजमाई है। डायन भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन नाइक ने तो मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। कहने के साथ ही चौबदार पलटा और तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। कितना बाकी रह गया है? करीब आधी जगह और बाकी है, जगमोहन ने जवाब दिया। बिहानी, देवराज चौहान ने बिहानी को देखा। तुम बाहर जाकर नजर रखो, कोई भी भीतर न आने पाए। हमें यहाँ 10-12 मिनट लगेंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसे थमा दी। बिहानी रिवॉल्वर थामे पलटकर बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। उसके बाद देवराज चौहान और महावीर जगमोहन के साथ तेजी से बारूद बिछाने में लग गए। उनके चेहरों पर कठोरता के भाव नाच रहे थे। चौबदार इमारत से बाहर निकला और अपनी सुलगती निगाह से दाएं बाएं देखा, खासतौर से उस तरफ देखा जहां जयंत को मौजूद होना चाहिए था। जयंत वहां नहीं था, ना ही कोई कार वहां खड़ी थी। चौबदार की आंखों में खतरनाक भाव चमके। इस बात का पूरा चांस था कि जयंत नाइक के पीछे निकल गया हो। होठ भींचे चौबदार दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वह सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचना चाहता था, क्योंकि जयंत को जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे कुछ बताना होगा तो हर जगह ढूंढने के पश्चात उसके फ्लैट पर भी फ़ोन करेगा या खुद आएगा। चौबदार के वहां से जाने के 15 मिनट बाद देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर बाहर निकले। बिहानी पहले से ही बाहरी गेट पर बतौर पहरेदार मौजूद था। काम हो गया? उन्हें देखते ही बिहानी के होठों से निकला। अब एक काम के, जगमोहन जल्दी से बोला। बारूद को आग लग चुकी है। 2-3 मिनट यहाँ खड़ा रहा तो इमारत के साथ साथ तेरा काम भी हो जाएगा। भाग ले। देवराज चौहान ने बिहानी के हाथ से रिवॉल्वर ले ली। बिहानी ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मैं पीठ पर गोली नहीं खाना चाहता। कमाल है यार, कम से कम अब तो विश्वास कर लो कि इंस्पेक्टर बिहानी, देवराज चौहान पुनः सपाट स्वर में कह उठा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खाकी वर्दी हम जैसे लोगों को खाक में मिलाने के लिए तैयार होती है। कानून के खिलाफ चलने वालों से खाकी की यारी नहीं हो सकती। कानून वाले अपनी खाकी से मजबूर हैं, खास तौर से तुम जैसे पुलिस वाले। और हम लोग अपनी राह से मजबूर हैं। जिस रास्ते पर हम चल निकले हैं वहाँ पर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आया जा सकता। मेरा विश्वास करो। मैं बेकार है, कोई फायदा नहीं, देवराज चौहान ने कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जगमोहन और महावीर देवराज चौहान के साथ हो गए। बिहानी ने गहरी सांस ली और दूसरी दिशा की तरफ बढ़ गया। वह जानता था कि देवराज चौहान सोहन लाल के पास जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। उसे पुनः नजरों में ले लेगा। इन बातों के तीसरे मिनट बाद ही उस इमारत में एक के बाद एक धमाके होने लगे। इमारत के रुक रुक कर परखच्चे होने लगे। हर धमाके के साथ मलबे और धूल में बढ़ोतरी होती जा रही थी। हर तरफ तबाही ही तबाही का आलम था। चौबदार अपने फ्लैट पर पहुंचा, नहा धोकर किचन से चाय बनाई और कुर्सी पर बैठकर घूंट भरने लगा। वह यही सोच रहा था कि देवराज चौहान और उसके साथियों ने नाइक की उस इमारत को कब का उड़ा दिया होगा। उस इमारत के तबाह होने का मतलब था नाइक का खास तौर पर लड़खड़ा जाना। उस इमारत में धंधे से वास्ता रखते 50 तरह के रिकॉर्ड मौजूद थे। उन्हें नष्ट हो जाने का मतलब था नाइक को भारी नुकसान। अंडरवर्ल्ड में भी उसकी धाक खत्म। पुलिस जो अब तक नाइक से दूर रहने की कोशिश करती थी, वह भी नाइक से डरना छोड़ देगी। गुसानी मारा गया, प्रेमलाल खत्म हो गया। देवराज चौहान ने नाइक के 2 ठिकाने तबाह कर दिए।
इन बातों से ही अंडरवर्ल्ड में हलचल हो रही होगी। ऐसे में नाइक के मेन ऑफिस वाली इमारत उड़ गई तो अंडरवर्ल्ड और पुलिस वालों को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि नाइक की ताकत को किसी ने हिला दिया है। तभी फोन की घंटी बजी। चौबदार ने फौरन चाय का प्याला रखकर रिसीवर उठाया। हेलो चौबदार साहब, नाइक साहब का हेडक्वार्टर उड़ गया है। किसी ने बारूद लगाकर वह इमारत जड़ से उखाड़ दी है। वहां सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बोलने वाला नाइक का ही आदमी था। नाइक साहब कहाँ है? चौबदार का स्वर शांत था। मुझे नहीं मालूम, मैं तो नाइक साहब के बारे में मालूम करो, फिर मुझे फोन करना। कहने के साथ ही चौबदार ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर सख्ती नाच रही थी और आंखों में कहर के भाव। इससे पहले कि वह पुनः प्याला उठाता, फोन की घंटी बज उठी। हेलो, चौबदार ने रिसीवर उठाया। मैं जयंत बोल रहा हूँ। जयंत की आवाज आई। कहाँ हो तुम? नाइक अपने बंगले पर पहुंच गया? कहते हुए चौबदार के दांत खिंच गए। नहीं, जयंत के स्वर में उलझन के भाव थे। नाइक अकेले ही कार चलाकर चैम्बूर के एक फ्लैट में पहुंचा है। वह फ्लैट नाइक जैसे इंसान से मेल नहीं खाता। उस फ्लैट में कौन रहता है? चौबदार की आंखें सिकुड़ गई। यह तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन इतना देखा था कि नाइक के बेल मारने के बाद दरवाजा खोलने वाली कोई खूबसूरत युवती थी। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन उसकी उम्र 30-35 होगी। चौबदार की आंखें सुलग उठी, दांत खिंच गए। तुम मुझे पृथ्वी थिएटर के बाहर मिलो, मैं आ रहा हूँ। कहने के साथ ही चौबदार ने रिसीवर रखा और टेबल की ड्रॉ से रिवॉल्वर निकालकर जेब में डालने के पश्चात बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। चौबदार की कार रोकते ही कुछ दूर खड़ा जयंत तेजी से पास आया और भीतर बैठ गया। चौबदार ने कार आगे बढ़ा दी। जयंत ने चौबदार के कठोर हुए पड़े चेहरे पर निगाह मारी। चौबदार साहब, नाइक के साथ आपकी क्या बात हो गई है? जो कहकर जयंत खामोश हो गया। चौबदार ने सुलगती निगाह जयंत के चेहरे पर मारी। नाइक ने हम जैसे लोगों को मिलाकर खासी ताकत वाला संगठन बना रखा है। चौबदार एक एक शब्द चबाकर कह उठा, ताकि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर करके अपना दबदबा कायम रखा जा सके। इसलिए नहीं कि उस ताकत का अपनों पर ही इस्तेमाल किया जाए। नाइक ने आपसे कुछ कहा? जयंत के होठों से निकला। हाँ, बहुत कुछ कहा मेरे से। चौबदार के होठों से गुर्राहट निकली। एक लड़की से मेरा मिलना हो गया था। मैं उससे शादी करने जा रहा था, लेकिन नाइक को मेरा यह कदम पसंद नहीं आया। उसका ख्याल था कि ऐसा करके मैं कमजोर हो जाऊंगा, उसके काम का आदमी नहीं रहूंगा। उसका मना करने पर भी मैं नहीं माना, तो उसने उस लड़की को बुरी मौत मरवा दिया। चौबदार का रोम रोम सुलग उठा। ओह, ऐसे में नाइक मेरे से कैसे इस बात की आशा रखे हुए है कि मैं उसका कहना मानूंगा, उसके हक में काम करूंगा, उसके लिए पहले की ही तरह अपनी जान पर खेलता रहूंगा। नाइक जानता है कि आपको मालूम है उसने ही उस लड़की को। नाइक यही समझता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तभी तो उसकी पीठ पर वार करता रहा हूँ और उसे खबर नहीं कि चौबदार उसके बगल की छुरी बन चुका है। चौबदार के होठों से गुर्राहट निकली। वह अपनी ताकत मुझ पर आजमा सकता है तो मैं भी कुछ कर गुजरने का दम रखता हूँ। वह इस बात को भूल गया कि उसकी ताकत अंडरवर्ल्ड में उसका खौफ हम जैसों के दम पर ही सलामत है। जयंत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और गहरी सांस लेकर रह गया। नाइक वहां से चला तो नहीं गया होगा? चौबदार ने पूछा। कह नहीं सकता, मैं चला भी गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चौबदार की आवाज में खूंखारता के भाव उभर आए। जिन हालात में नाइक वहां से निकलकर चैम्बूर के उस फ्लैट में पहुंचा है, उससे जाहिर है कि वहां उसका कोई खास है और मैं उसका कोई खास ही तलाश कर रहा था, जैसे ममता मेरी खास थी। चौबदार के चेहरे पर नजर आ रहे भावों को देखकर जयंत मन ही मन सहम कर रह गया। 5 मिनट में ही वे चैम्बूर के इलाके में थे। जयंत के बताए रास्ते पर चौबदार कार आगे ले जाता चला गया। फिर जयंत के कहने पर चौबदार ने कार रोकी और उसकी निगाह नाइक की कार पर जा टिकी, जो कुछ दूर नजर आ रही थी। नाइक फ्लैट के भीतर ही है। जयंत सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, वह देखो, बाहर उसकी कार खड़ी है। किस फ्लैट में नाइक गया है? कार के पास खड़े होकर दाईं तरफ देखो तो सामने ही सफेद दरवाजा नजर आएगा। उसी फ्लैट में नाइक गया है।
चौबदार की आंखों में मौत के भाव नाचने लगे। उसने आसपास निगाह मारी। भरा पूरा इलाका होने की वजह से लोग आ जा रहे थे, लेकिन हर कोई अपने आप में व्यस्त था। किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि दाएं बाएं देखे। जयंत, चौबदार की आवाज में खूंखारता के भाव थे। जी, कार से उतर और जा, अब तेरी जरूरत नहीं। जयंत ने सिर हिलाकर कार का दरवाजा खोलना चाहा कि चौबदार पुनः बोला, नाइक पूरी तरह तबाह हो चुका है, कहीं और कोई काम तलाश कर लेना। जयंत ने पुनह सिर हिलाया। कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करने के पश्चात तेजी से एक तरफ बढ़ गया। होठ भींची चौबदार ने पुनः कार आगे बढ़ाई और नाइक की कार के पीछे रोककर इंजन बंद किया और कार से बाहर आ गया। बाईं तरफ देखने पर उसे फ्लैट का दरवाजा नजर आया। चौबदार की आंखों में मौत उछली, परंतु दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चौबदार आगे बढ़ा और थोड़ा सा रास्ता तय करके फ्लैट के सफेद दरवाजे पर पहुंचा और कॉल बेल का बटन दबा दिया। भीतर बेल की आवाज गूंजी। चौबदार ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ फेरा। चंद क्षणों के बाद चौबदार ने पुनः बेल बजाई। 2 पल इंतजार के बाद भीतर से उठती कदमों की आहट सुनाई दी। चौबदार की आंखों में सर्द भाव नाचने लगे। दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली 32-34 साल की खूबसूरत युवती थी, जबकि देखने में एक बार की वह 26-28 की लगती थी। कोई और वक्त होता तो चौबदार मन ही मन उसकी खूबसूरती की तारीफ अवश्य करता, परंतु इस समय तो उसके सिर पर खून सवार था। कहिए, युवती ने प्रश्न भरी निगाहों से चौबदार को देखा। उसने झीनी सफेद नाइटी और उसके ऊपर सफेद गाउन डाल रखा था, जो कि उसकी खूबसूरती में बढ़ोतरी कर रहा था। नाइक भीतर है? चौबदार चाहकर भी अपनी आवाज को मुलायम नहीं कर सका। युवती चौंकी। उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। नाइक? कौन नाइक? उसके होठों से संभला सा स्वर निकला। चौबदार के दांत भींच गए। पलक झपकते ही उसने रिवॉल्वर निकालकर युवती के पेट से सटा दी। युवती के चेहरे का रंग एकाएक फक पड़ गया। खूबसूरती गायब होती नजर आने लगी। अंदर चलो, चौबदार दबे स्वर में गुर्राया। युवती बिना पलटे घबराहट में उल्टे पांव ही भीतर हो गई। उस पर निगाह टिकाए चौबदार भीतर आया और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। नाइक कहाँ है? चौबदार के होठों से भींचा स्वर निकला। युवती के होठ हिले। चौबदार ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसके पेट पर बढ़ा दिया। भीतर है? युवती की गर्दन फौरन सहमति भरे भाव में हिली। उसके पास चल। चौबदार का स्वर बेहद कठोर था। वह पलटी और कांपती टांगों से जल्दी से सामने नजर आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ी। चौबदार उससे एक कदम के फासले पर था। दूसरा कमरा बेडरूम था। खूबसूरत बेड पर सुधाकर नाइक टांगे फैलाए लेटा था। उसके बदन पर सिर्फ अंडरवियर था। एकाएक चौबदार को सामने पाकर वह उछलकर खड़ा हो गया। तुम? नाइक के चेहरे पर वास्तव में हैरानी के भाव थे। चौबदार के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैलते चले गए। तुम यहाँ कैसे आ गए? नाइक के होठों से निकला। जिस तरह तुमने ममता का पता लगाया था। चौबदार ने कहने के पश्चात रिवॉल्वर की नाल पास खड़ी युवती के गाल से लगाई। बहुत खूबसूरत हो। नाइक को बेड पर भी इतनी खूबसूरती के साथ मजे देती हो? चौबदार? नाइक के होठों से गुर्राहट निकली। तुम? चुप कर, गला मत फाड़। चौबदार के स्वर में खूंखारता के भाव आ गए। नाइक के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। चौबदार के बात करने का लहजा, उसका यहाँ तक आना, हाथ में रिवॉल्वर का होना, यह सब पाकर उसे खतरे का आभास हुआ था। मेंटल तो नहीं हो गया तो चौबदार? नाइक दांत भींचकर बोला। कैसे बात कर रहा है? मैं? मुझे इतना मालूम है कि मैं नाइक, सुधाकर नाइक, जो कि आज अंडरवर्ल्ड की ताकत है, उससे बात कर रहा हूँ। चौबदार ने जहरीले स्वर में कहा। नाइक की आंखें सिकुड़ गई। होठ भिंचे हुए थे। तू मेंटल हो गया है चौबदार? तभी तो। चौबदार हौले से वहशी हंसी हंसा। हाँ, ठीक बोला तू नाइक। इस वक्त तो मैं वास्तव में मेंटल हो गया हूँ। कहने के साथ ही उसने सहमी खड़ी युवती को देखा। यह तेरी क्या लगती है नाइक? नाइक दांत भींचे चौबदार को देखे जा रहा था। मत बता, मैं समझता हूँ। जैसे ममता मेरी लगती थी, वैसे ही यह तेरी लगती है। चौबदार की आंखों में गुस्से की लाली नाच उठी। नाइक, तूने ममता को बहुत बुरी मौत दी।
अपनी ताकत पर तुझे इतना घमंड हो गया था कि तूने मेरी भी परवाह नहीं की। और हमारे धंधे में औरत की जगह नहीं है। नाइक दांत भींचकर कह उठा। औरत हम जैसे लोगों को रास्ते से भटका देती है, जबकि हमने अंडरवर्ल्ड पर अपना हुक्म चलाना है। मैंने तेरे को मना किया, लेकिन तू नहीं माना, तो मजबूरी में मुझे यह कदम उठाना पड़ा। औरत की जगह नहीं है तो यह तेरी क्या लगती है? चौबदार ने गुर्राकर युवती की तरफ इशारा किया। तुम्हारी और मेरी स्थिति में फर्क है। यही फर्क है ना कि तू नाइक है और मैं चौबदार। नाइक खा जाने वाली निगाहों से चौबदार को देखने लगा। तभी चौबदार के रिवॉल्वर का रुख युवती की तरफ हुआ। तीव्र आवाज के साथ गोली चली और युवती के पेट में प्रवेश कर गई। वह उछलकर नीचे जा गिरी। नाइक हक्का पक्का सा देखता रह गया। मुझे अफसोस है कि इसे ममता की तरह बुरी मौत नहीं दे सका, चौबदार ने वहशी स्वर में कहा। मेंटल! नाइक के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। उसने चौबदार पर झपटना चाहा। वहीं खड़ा रह नंगे, चौबदार क्रूरता से कह उठा। मैं तेरी जान नहीं लेना चाहता। अगर तूने मुझे मजबूर किया तो तेरी जान लेकर मुझे खुशी होगी। दोनों मुट्ठियां भींचे क्रोध से कांपता नाइक वहीं का वहीं खड़ा रह गया। चौबदार की हालत से उसे स्पष्ट नजर आ रहा था कि वह कभी भी गोली चला देगा। मजा आ रहा है नाइक? चौबदार क्रूरता से हंसा। नाइक दांत पीसकर रह गया। हम जिस हमाम में हैं वहाँ सब नंगे हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बुराई होता है। देख लिया ना? चौबदार ने एक एक शब्द चबाकर कहा। चौबदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नाइक की हालत पागलों जैसी हो रही थी। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी ताकत खत्म हो चुकी है। जहां बैठकर तू सारे धंधों को कंट्रोल करता था, वह जगह देवराज चौहान ने बारूद से उड़ा दी है। गुसानी मारा जा चुका है। प्रेमलाल को मैंने ही शूट किया था, यह जानने के बाद कि उसी ने तुम्हें बताया था कि मैं ममता से मिला, जबकि प्रेमलाल को चाहिए था कि वह मुझे पहले की तरह सतर्क कर देता कि तुम्हारे क्या विचार हैं ममता के बारे में। मैं भी खुद को तुम्हारे से अलग कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब तो पुलिस भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें जवाब देना कठिन हो जाएगा कि तुम्हारी वह इमारत कैसे उड़ी। मलबे से पुलिस को ऐसे 50 सबूत मिल जाएंगे जो तुम्हें बुरी तरह कानून के पंजे में फंसा देंगे। तुम खत्म हो चुके हो और यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। अगर तुम ममता को बेमौत नहीं मरवाते तो मैं तुम्हारे खिलाफ न होता, न ही प्रेमलाल मारा जाता और मैं देवराज चौहान को वह इमारत उड़ाने न देता। मैं चाहता तो देवराज चौहान के खिलाफ जबरदस्त सख्ती कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि तुमने मेरी ममता की जान ली थी। नाइक का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखों में क्रूरता के भाव नाच रहे थे। आज पहली बार वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसका बस चलता तो चौबदार के शरीर की एक एक बोटी करता। चौबदार ने जो कहा था, अगर वह सच था तो वास्तव में उसका खेल खत्म हो चुका था। उसकी हालत पर चौबदार हंसा। चलता हूँ नाइक, अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। हंसी रोककर चौबदार कठोर स्वर में कह उठा, क्योंकि तेरे नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ता है। पुलिस मुझे भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए मैं मुंबई को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ। दोनों ने मौत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। रिवॉल्वर हाथ में लिए चौबदार पलटा और बेडरूम से बाहर निकल गया। एक पल गवाए बिना नाइक बेड के कोने में पड़ी अपनी पैंट की तरफ झपटा। वह पागल हो रहा था। दूसरे ही पल जेब से रिवॉल्वर निकलकर हाथ में आ चुकी थी। वह तेजी से बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। उसके शरीर के जर्रे जर्रे में खूंखारता के भाव नाच रहे थे। इस समय उसका चेहरा किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। चौबदार बंद दरवाजे की सिटकनी हटा रहा था। दूसरे हाथ में रिवॉल्वर दबा था। नाइक ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। गोली चौबदार की पीठ में जा लगी। वह जोरों से दरवाजे से टकराया। नाइक ने पुनः ट्रिगर दबाया। दूसरी गोली भी चौबदार की पीठ में लगी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया और वह छाती के बल नीचे जा गिरा। सुधाकर नाइक के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। जबड़े पिचे हुए थे। उसके अंग अंग से क्रोध ही क्रोध झलक रहा था। कार ड्राइव करके वह बंगले पर पहुंचा। गेट पर खड़े दोनों वर्दीधारी दरबानों ने सलाम किया और फौरन गेट के दोनों पल्ले खोल दिए। नाइक ने कार भीतर ले जाकर
पोर्च में रोकी और उतरकर गुस्से से भरे कदम उठाता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। आते समय वह ताजा हालात मालूम करता आया था। चौकीदार ने वास्तव में ठीक कहा था कि वह तबाह हो गया है। उसकी ऑफिस वाली इमारत का बारूद से उड़ना सबसे खतरनाक बात हो गई थी। वहां पर कई चीजें ऐसी थी जो पुलिस के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। मसलन उसकी चंद प्राइवेट फाइलें, उसके ऑफिस में मौजूद तिजोरी जिसमें बेहिसाब दौलत थी, उसी इमारत का एक कमरा, विदेश से गैर कानूनी तौर पर मंगवाए गए हथियार। 2 दिन बाद एक आतंकवादी ग्रुप को उन हथियारों की डिलीवरी देनी थी। यह सब चीजें पुलिस ने मलबे से बरामद कर लेनी थी और पुलिस को देने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वह ढेर सारे विदेशी हथियार कहां से आए। इस मामले में तो उसके पिट्ठू नेता भी साथ देने में कतरा जाएंगे। पुलिस वाले तो कब से उसकी ताक में थे, परंतु उनके पास हौसला नहीं था उसे गिरफ्तार करने का। लेकिन अब उस पर हाथ डालने में पुलिस वाले पीछे नहीं हटेंगे। हर तरफ से वह फंस चुका था। बचने का एक ही रास्ता था कि चुपचाप इस शहर से खिसक जाए और बाकी की जिंदगी गुमनामी के अंधेरे में बिता दे। कोई न जान पाए कि वह अंडरवर्ल्ड की बदमाश नाइक है। अब इसी में उसे खैर नजर आ रही थी। इसी फैसले के साथ वह बंगले में आया था। कहाँ जाना है यह तो उसने अभी नहीं सोचा था, लेकिन यह पक्का सोच लिया था कि अभी निकल जाना है। ऐसे में एयरपोर्ट स्टेशन की तरफ जाना खतरनाक था। अगर उसकी तलाश शुरू हो गई होगी तो आसानी से वह पकड़ में आ सकता है। हालांकि वह जानता था कि इतनी जल्दी उसकी तलाश शुरू नहीं होगी। इमारत के मलबे से हथियार बरामद होने में 2-4 घंटे तो लगते ही हैं, लेकिन डर उसके भीतर बैठ चुका था। नाइक कार पर ही उस शहर से निकलने का फैसला कर चुका था। ऐसे में बंगले में आने की एकमात्र वजह वह दौलत थी जो उसने गुप्त तौर पर छिपा रखी थी। उस दौलत को समेटकर अपने साथ ले जाना जरूरी था ताकि भविष्य में उसे किसी चीज की कमी न रहे। बंगले में पहुंचकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए उसका रुख ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ हो गया। वह जानता था उसका एक एक पल कीमती है। पुलिस के हाथों में पड़ गया तो उसकी मौत जेल और अदालत के चक्कर लगाते लगाते ही हो जाएगी। कानून को उसने हमेशा खिलौना समझा था और आज उसे वही खिलौना मौत से भी भयावह लग रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचकर नाइक गैलरी में आगे बढ़ा और एक बंद कमरे के सामने ठिठक कर जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। यह उसका काफी बड़ा बेडरूम था। भीतर प्रवेश करते ही वह सीधा आगे बढ़ा और सामने ही दीवार पर लगी पेंटिंग को उतारकर एक तरफ रखा और दीवार के खास हिस्से को अंगूठे से दबाया। देखते ही देखते दूसरे पल दीवार अपनी जगह से 6 फीट सरक गई। सामने ही 6 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी छोटी सी जगह दिखाई देने लगी, जिसमें 2 बड़े बड़े सूटकेस पड़े नजर आए। नाइक ने उन सूटकेसों को बाहर खींचा और दीवार का हिस्सा पुनः दबाने पर अपनी जगह से हटी दीवार वापस अपनी जगह पर आ गई। अब इन सूटकेसों को पोर्च में खड़ी कार तक ले जाना था। नौकरों को बुलाने के लिए आगे बढ़कर वह एक तरफ लगी बेल बजाने ही वाला था कि ठिठक गया। एक पल में ही उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। आंखों में व्याकुलता का तूफान उभरा। मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। फिर उसके होंठ भिजते चले गए। एक तरफ कुर्सी पर देवराज चौहान बैठा था। उसके हाथों में दबी रिवॉल्वर का रुख नाइक की ही तरफ था। आंखों में कहर और क्रूरता के भाव लिए वह नाइक को ही देख रहा था। तुमने? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। सोचा भी नहीं होगा कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी फिर हो जाएगी। यहाँ कैसे पहुँच गए? नाइक ने शब्दों को चबाकर कहा। बहुत आराम से। गेट पर खड़े दोनों वॉचमैनों को बेहोश करके लॉन के पौधों के बीच छोड़ा और उनकी वर्दी डालकर मेरे साथ ही वहां खड़े हो गए। तुमने अपने वॉचमैनों की वर्दियां तो देखी होंगी, उनके चेहरों को कौन देखता है? उन्होंने ही तुम्हारे भीतर आने के लिए गेट खोला था। नाइक के होंठ पिंच गए। वॉचमैन की वर्दी में वह पुलिस वाला भी है जिसकी मौत का वारंट तुमने निकाल रखा है। अगर तुम नौकर को बुलाने के लिए बेल दबाते तो नौकर के साथ मेरा साथी जगमोहन हाजिर होता। बाकी के सारे नौकर एक कमरे में बंद किए जा चुके हैं। नाइक को लगा कि देवराज चौहान के बीच में आ जाने से स्थिति और भी नाजुक हो उठी है। अब क्या चाहते हो?
नायक ने अपनी आवाज को शांत रखने की चेष्टा की। उस इमारत को उड़ाकर तुमने मुझे तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है, क्योंकि इमारत के एक कमरे में विदेशी हथियारों का जखीरा मौजूद था। अब मलबे से पुलिस को वह हथियार बरामद होंगे तो मैं बच नहीं सकूंगा। मैं इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। देवराज चौहान जहरीली हंसी हंसा। तुमने डंके की चोट पर मुझे 6 महीने के लिए मुंबई से बाहर निकलने की कोशिश की थी, और अब तुम खुद मुंबई छोड़कर भाग जाने की फिराक में हो। यह है मेरी डंके की चोट कि डंका भी बजे और आवाज भी ना हो, काम भी हो जाए। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुमने हर जगह पूरी कोशिश की कि मेरी जान ले सको, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अपनी ताकत पर तुम्हें बहुत घमंड रहा, तभी तो मुझे तुमने खामखा मुंबई से निकल जाने को कह दिया। अगर तुम्हें ताकत पर घमंड नहीं होता, तुम जरा भी समझदारी से काम लेते तो उसी समय मुझे शूट कर देते। नाइक ने जल्दी से सिर को झटका दिया। छोड़ो, मैं पुरानी बातों को गले नहीं लगाना चाहता। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। हम दोनों एक ही तालाब के मगरमच्छ हैं। मैंने कुछ किया तो तुमने भी बहुत कुछ कर दिया। हम में अब झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ। अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ नाइक। देवराज चौहान सुलगते स्वर में कह उठा। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और इसका जवाब मैं तेरी जान लेकर ही दूंगा। नाइक के होठ भिंच गए। देवराज चौहान, ऐसी बातें छोड़ो। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। यह मेरा भागने का वक्त है, झगड़ा करने का नहीं। लेकिन मेरा यह वक्त अगला पिछला सारा हिसाब करने का है। इसी खातिर तो मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी भरने लगी। मैं जानता था कि शेर कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, लेकिन अंत में आता अपनी मान में ही है। नाइक ने दांत भींचकर देवराज चौहान को देखा, फिर पलटकर नीचे पड़े सूटकेसों को खोल लिया। एक सूटकेस में हीरे और सोना था, दूसरे में ठसाठस नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। तुम्हारे सामने ढेर सारी दौलत पड़ी है, जो जायज समझो ले लो। तुम भी जाओ और मुझे भी जाने दो। नाइक ने विवशता भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे कुर्सी से खड़ा हुआ। नाइक का हाथ जेब की तरफ सरका। गुड। देवराज चौहान ने सतर्क स्वर में उसके हाथ पर निगाह मारी। तुम्हारा हाथ रिवॉल्वर की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ाओ, रिवॉल्वर निकालो और दूर फेंक दो। जल्दी करो। नाइक के दांत भिंच गए। रिवॉल्वर निकालो। देवराज चौहान कुर्राया। भींचे दांतों से नाइक ने रिवॉल्वर निकालनी चाही। संभाल कर, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। रिवॉल्वर फेंकने को कहा है, चलाने को नहीं। नाइक ने रिवॉल्वर निकाली। देवराज चौहान इस बात के लिए तैयार था। अगर नाइक रिवॉल्वर इस्तेमाल करता, दोनों की आंखें मिली। नाइक ने न चाहते हुए भी रिवॉल्वर फेंक दी। देवराज चौहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाची। तुम कह रहे हो कि मैं सूटकेसों में से जितनी दौलत चाहूं ले लेता अगर हमारे बीच दौलत को लेकर झगड़ा होता। मैं अपना 1.5 करोड़ तुमसे ले चुका हूँ। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कहर भरे स्वर में कह उठा। हमारे बीच जिंदगी और मौत का मामला तय होना है। या तो तू बचेगा या फिर मैं। मेंटलों वाली बातें मत कर। नाइक झल्ला कर बोला। अंडरवर्ल्ड में इस तरह के झगड़े होना मामूली बात है। भूल जाया करते हैं ऐसी बातों को। तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो जो तमगा पाने की खातिर मेरा खून बहाना पसंद करोगे। मैं अगर पुलिस वाला होता तो शायद इन सूटकेसों में से दौलत लेकर तुझे छोड़ देता। लेकिन यह देवराज चौहान की अदालत है, जहां तुम जैसे नहीं बच सकते। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। तुमने तो मेरे मामले में अपनी टांग फंसाई थी। मैं तुम्हें बुलाने तुम्हारे पास नहीं आया था, बल्कि तूने ही मुझे बुलवाया था। जो किया है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। नाइक ने खूंखारता भरी निगाहों से देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखा। रिवॉल्वर हाथ में लेकर अपने आप को मुझसे बड़ा समझ रहे हो? नाइक ने कड़वे स्वर में कहा। तो तू मुझसे बड़ा है? देवराज चौहान व्यंग भरे स्वर में कह उठा। हाँ, नाइक ने दांत भींचकर कहा। अगर तुम रिवॉल्वर फेंक दो तो यह बात मैं अभी साबित कर दूं। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। उसने रिवॉल्वर दूर उछाल दी। लो, साबित करो। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाचने लगे। अगले ही पल नाइक ने चींटे की भांति देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। दोनों के शरीर टकराए और नीचे जा गिरे।
नायक ने झपटने के अंदाज में दोनों हाथों से देवराज चौहान का गला थामा और दबाने लगा। नायक का चेहरा क्रोध से विकृत सा हो रहा था, आंखें लाल हो रही थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा देवराज चौहान, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है, नायक गुर्राया। गले पर दबाव के बढ़ने के कारण देवराज चौहान का चेहरा लाल होने लगा। वह छटपटाया और नायक के नीचे फंसी टांग को किसी तरह निकालकर जूते की जोरदार ठोकर नायक की छाती पर मारी। नायक के गले से अजीब सी चीख निकली और वह पीठ के बल जा गिरा। देवराज चौहान उछलकर खड़ा हुआ। नायक भी फुर्ती से खड़ा हो गया था। दोनों खूंखार शेर की भांति एक दूसरे को देखने लगे। एकाएक देवराज चौहान उसकी तरफ बढ़ने लगा। नायक खुद में वहशी भाव समेटे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वहां का माहौल खतरनाक सा हो उठा था। तभी नायक ने भैंसे की तरह सिर आगे करते हुए दौड़ लगा दी। उसका इरादा देवराज चौहान के पेट में सिर मारने का था। देवराज चौहान ने खुद को बचाते हुए नायक के शरीर को हाथों से रोका और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। नायक लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हो गया। इससे पहले कि संभल पाता, देवराज चौहान ने उसके सिर पर पहुंचकर जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। तेज चीख के साथ नायक पीछे को होकर गिरने लगा कि फौरन खुद को संभाल लिया। दोनों की सुर्ख आंखें पुनः टकराई। देवराज चौहान के होठ सख्ती से भिजे हुए थे। मैं तुझे जिंदा नहीं। तभी देवराज चौहान के शरीर में हरकत हुई और जोरदार ठोकर नायक के पेट में पड़ी। नायक चीख कर पेट थामे खुद में सिमटता चला गया। देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और जोरदार घूंसा जड़ दिया। नायक के होठों से चीख निकली और पीठ के बल नीचे जा गिरा। गाल फट जाने के कारण मुंह से खून निकलने लगा था। उसके सफेद दांत खून से सने नजर आने लगे थे। आंखों में और भी ज्यादा हिंसक भाव चमक उठे थे। तभी नायक गुर्राहट के साथ उछलकर खड़ा हुआ। देवराज चौहान सतर्क सा नजर आने लगा। नायक के शरीर में हरकत हुई। देवराज चौहान संभला। उसी पल नायक ने छलांग लगा दी। देवराज चौहान की तरफ नहीं, दाईं तरफ, जहां कुछ फीट दूर देवराज चौहान की फेंकी रिवॉल्वर पड़ी थी। अगले क्षण नायक के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आई। रुख देवराज चौहान की तरफ हो गया। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव उभरे, आंखों में क्रूरता नाच उठी। देवराज चौहान, नायक मौत भरे स्वर में कह उठा। नायक से कोई नहीं जीत सकता, नायक को कोई नहीं हरा सकता। अंत में जीत नायक की ही होती है। देख लिया, अब मौत तेरे सिर पर है। तू मरने जा रहा है। नायक तेरे को मौत दे रहा है। नायक नायक ही है। नायक इज ग्रेट पावर। कहने के साथ ही नायक ने ट्रिगर दबा दिया। देवराज चौहान ने बचने की चेष्टा की, पर पूरी तरह बच न सका। गोली तीव्र धमाके के साथ देवराज चौहान की बाह को उधेड़ती चली गई। देवराज चौहान लड़खड़ाया। उसके होठों से दरिंदगी भरी गुर्राहट निकली। घायल नाग की भांति तड़पकर देवराज चौहान ने फुर्ती से पास पड़ी कुर्सी उठाई और नायक की तरफ फेंक दी। नायक कुछ भी नहीं समझ पाया। कुर्सी वेग के साथ उसकी छाती से जा टकराई। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। रिवॉल्वर हाथ से छूट गया और खुद पीछे जा गिरा। साथ ही साथ दांत किटकिटाते हुए खड़ा हुआ कि ठिठक गया। देवराज चौहान आंखों में सर्द भाव लिए उसके सामने मौजूद था। बाह से बराबर खून बह रहा था। उसके चेहरे पर छाए भावों को देखकर नायक की आंखों में खौफ की लहर उछली। नायक इज ग्रेट। देवराज चौहान का स्वर जिस्म को कंपा देने वाला था। ग्रेट पावर। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे अंदाज में नायक की कमर थाम ली। इतनी सख्ती से कमर थामी कि नायक को लगा जैसे टूट जाएगी। हर बीतते पल के साथ देवराज चौहान की आंखों की सुर्खी पड़ने लगी। नायक ने जोरदार घूंसा देवराज चौहान के चेहरे पर दे मारा। देवराज चौहान घूंसी का सारा दर्द पी गया। उसका जिस्म जरा भी नहीं हिला, सिर्फ गर्दन हिली, जो कि पुनः सीधी हो गई। नायक की कमर पर जकड़े दोनों हाथों में जरा भी ढीलापन नहीं आया। नायक ने तड़पकर खुद को कमर पर जकड़े हाथों से आजाद कराना चाहा। तभी देवराज चौहान ने अपना सिर नायक के माथे पर वेग के साथ मारा। नायक का शरीर झंझना उठा। नायक का शरीर ढीला पड़ते ही देवराज चौहान के होठों से वहशी गुर्राहट निकली और उसकी कमर पर हाथ रखे दोनों हाथों का दबाव और बढ़ाते हुए नायक का शरीर को उसने पूरी शक्ति के साथ तीव्र झटके से ऊपर की तरफ उछाल दिया।
नायक के होठों से अजीब सी आवाज निकली। वह चीखता या कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी करने कहने का मौका नहीं मिला। देवराज चौहान ने नायक को पूरी ताकत से ऊपर उछाला था। बीच में कहीं भी रुकने की गुंजाइश नहीं थी। सीधा उसका सिर भड़ाक के साथ छत से जा टकराया। दूसरे ही पल उसका शरीर बेजान सा होकर नीचे आ गिरा। नायक मर चुका था। छत से सिर टकराने की वजह से उसका सिर किसी टोपी की तरह चपटा होकर लोथड़ा सा नजर आने लगा था। फर्श पर सिर से खून निकलकर बहने लगा था। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरी निगाहों से छत की तरफ देखा, जहां सिर टकराया था। वहां भी खून का दायरा नजर आ रहा था। तभी जगमोहन ने जल्दी से भीतर प्रवेश किया। वह नौकर की वेशभूषा में था। एक ही निगाह में उसने कमरे के हालात का जायजा ले लिया। निगाह देवराज चौहान की जख्मी बांह पर जा टिकी। बाजू पर क्या? गोली रगड़ खाकर निकल गई है। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर खुद को सामान्य बनाने की चेष्टा करते हुए कहा। लेकिन तब जगमोहन की निगाह दोनों खुले सूटकेसों पर टिक चुकी थी, जिन्हें वह जल्दबाजी में पहले नहीं देख पाया था। हड़बड़ी में जगमोहन का चेहरा अजीब से भाव से भरने लगा। इतनी दौलत? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। जगमोहन ने जल्दी से देवराज चौहान को देखा। यह हमारी है। जगमोहन का चेहरा चमकने लगा था। ले लो। जगमोहन जल्दी से सूटकेसों की तरफ बढ़ा, फिर ठिठक गया। मैं इसे उठाने के लिए महावीर और बिहानी को बुलाकर। बिहानी नहीं, सिर्फ महावीर। देवराज चौहान अपनी खून से सनी बाह को थपथपाकर कह उठा। मैं महावीर को भेजता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान कमरे से बाहर निकल गया। सारा बंगला खाली पड़ा था। नौकरों को एक कमरे में बंद कर रखा था। देवराज चौहान बाहरी गेट पर पहुंचा, जहां बिहानी और महावीर दरबान की वर्दी में खड़े थे। मैंने गोली की आवाज सुनी थी। बिहानी उसे देखते ही बोला, तुम ठीक तो हो? कहते हुए उसकी निगाह देवराज चौहान की घायल बाह पर जा टिकी। मैं ठीक हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने महावीर को देखा। जगमोहन तुम्हें बुला रहा है। चिंता मत करो, नायक अब नहीं रहा। महावीर ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। महावीर के होठों पर मुस्कान उभरी। वह तेजी से बंगले के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। तुम्हारी बात सुनकर मजा आ गया। बिहानी खुशी भरे अंदाज में हौले से हंसा। आखिर लोहे ने लोहे को काट ही दिया। मैं जरा देख कर आता हूँ कि नायक जैसा दरिंदा मरने के बाद कैसा लगता है। बिहानी ने आगे बढ़ना चाहा कि देवराज चौहान ने उसे रोक दिया। बिहानी की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। पहले अपने कपड़ों को पहनो, ये दरबान के कपड़े उतारो। देवराज चौहान को देखते हुए बिहानी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। फिर गेट के साथ भीतरी दीवार के पास पहुंचा और 2 मिनट में ही दरबान के कपड़े उतारकर अपने उतारे कपड़े पहनकर वापस आ गया। अब भीतर चला जाऊं या कोई और हुक्म भी बाकी है? 15 मिनट के लिए आगे पीछे हो जाओ। देवराज चौहान शांत भरे स्वर में बोला। उसके बाद नायक की लाश का अचार डालना या जो भी करना, फिर इस मामले से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। लेकिन मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या ऐतराज? देवराज चौहान आगे बढ़ा और बिहानी की जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में डाली। जगमोहन और महावीर भीतर से कुछ दौलत ला रहे हैं, समझे? और तुम पुलिस वाले हो, इसलिए कम से कम अब तो मुझ पर विश्वास। तुमने जहां जहां भी मेरा साथ दिया, सिर्फ मतलब की खातिर दिया। नायक से तुम्हारी जान बच जाए इसलिए दिया। अब नायक नहीं रहा, ऐसे में तुम जैसा पुलिस वाला मेरी पीठ पर गोली चला सकता है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। नायक की मौत का सहरा तो तुम अपने सिर पर बांधोगे ही, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जान लेकर भी किसी तरह का सहरा तुम्हारे सिर पर बंधे। कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देवराज चौहान का लहजा सपाट था। ठीक है भाई, बिहानी मीठे स्वर में मुस्कुराया। तेरी मानी। कम से कम आज की तारीख में तो तेरा हुक्म स्थिर आंखों पर। आखिर तेरी वजह से मेरे सिर पर मंडराता जान का खतरा टला है, वरना नायक ने देर सबेर में मेरी जान ले ही लेनी थी। कहने के साथ बिहानी गेट से बाहर निकला और सड़क पर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन और महावीर ने एक एक करके दोनों सूटकेसों को बाहर लाकर अपनी कार में रखा और जगमोहन जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। देवराज चौहान जगमोहन की बगल में बैठा और महावीर पिछली सीट पर मौजूद दोनों सूटकेसों में फंसकर। उसके बाद तो जगमोहन ने
कार को ऐसी तूफानी गति से दौड़ाया जैसे पीछे भूत लगे हों। फुटपाथ पर जाते बिहानी को देखकर जगमोहन ने 2 पल के लिए कार की स्पीड कम की और कार से बाहर हाथ निकालकर खुशी से चिल्लाया, बाय बाय। बिहानी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और पलटकर वापस नाइक वाले बंगले की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने पुनः कार को दौड़ा दिया। बहुत खुश नजर आ रहे हो, देवराज चौहान मुस्कुराया। लॉटरी निकली है, हंसकर कहते हुए जगमोहन ने पिछली सीट पर पड़े दोनों सूटकेसों की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने अपना मुस्कुराता चेहरा घुमाया और खिड़की के बाहर दूर आसमान में देखने लगा, जहां सूर्य ने पश्चिम में शाम की लाली को फैलाना शुरू कर दिया था। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।